अंग्रेजी में उसे फुट हिल्स कहते हैं। फुट हिल्स को अगर हिंदी में किया जाए तो गिरिपथ कहा जाता है। तो शिवालिक के जहाँ पे शिवालिक खत्म होते हैं और शिवालिक के बाद जहाँ मैदान शुरू होता है, जहाँ पे भाबर के पत्थर इकट्ठे होते हैं, उन्हें गिरिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश वाले, अगर आपने इंग्लिश खत्म रखा है तो आपका नियम हो जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और अगर आप पूर्ण हिंदी वाले तो हिंदी में लेना चाहिए था, पूर्ण इंग्लिश है तो इंग्लिश में लेना चाहिए था। ठीक है सर, ज्योग्राफी का टेस्ट दिया, नंबर बहुत कम आ रहा है। तो नंबर में बेटा बात वही है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। एक तो होता है कॉन्सेप्ट समझना, एक होता है प्रश्नों को बनाना। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि आज ये करेंगे और कल जो है इस पर हम कल की क्लास हमारी हम शायद 18 पर भी बात कर पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं मंडे को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रख देते हैं ताकि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा तो उसमें आप तैयारी भी कर सकें। तो होता क्या है कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने में जब हमारे पास होता है एक होता है जानकारी, एक होता है उस जानकारी पे टेस्ट करना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है इसमें घबरा रहे हैं। तो मंडे को हम एक भारी सा टेस्ट रखेंगे। भारी सा टेस्ट का मतलब कि उसमें जितने भी पर्वतों पर प्रश्न बन सकते हैं, हिमालय पर्वत हुए, सारे पर्वत हुए, उत्तरी भारत के और पूर्वोत्तर के उन पर रखेंगे। मैदानी भाग हम कर चुके हैं, आज हो जाएगा मैदान और तटीय मैदान हो जाएंगे। कल हम पठार भी कर लेंगे। तो पठार भी कर लेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको सैटरडे संडे का समय दिया जाएगा और आप जो है हमारी किताब भी है केजीएस की, भारत भूगोल की किताब। सो प्लीज प्रिपेयर फ्रॉम द बुक गिवन बाय केजीएस। सो एज पर दैट आई विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट ऑन मंडे। मंडे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो ये जितने भी लोगों को ऐसा डर लगता है कि जो है सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, समझ आ रहे हैं, तो बेटा मार्क्स तो प्रैक्टिस आएगा, मार्क्स तो प्रैक्टिस आएगा। मैं आपसे बात करूं योग पर, रोज चर्चा करूंगा, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योगा। तो उससे आपके शरीर में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप योग का अभ्यास डेली करेंगे, इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे, तो निश्चित रूप से आपको उसका इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो एक तरह का योग है, इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने से हो जाएगा। जहां तक उत्तर लेखन की बात तो कर दी हमने, उत्तर लेखन का अभ्यास किया था। उत्तर लेखन का पहला कदम क्या होता है? फर्स्ट स्टेप टू आंसर राइटिंग इज जनरेटिंग आइडियाज। तो कल हमने आपको बताया कि आइडियाज पॉइंट्स में नहीं होते हैं, आइडियाज किसमें होते हैं? हेडिंग्स में होते हैं। तो कल हमने हेडिंग्स की बात की थी, किस तरह से हमने हेडिंग्स जहां हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस। आज कोशिश करेंगे वही आइडिया कुछ यहाँ पर भी लगाएं। और आज भी कोशिश करूंगा उत्तर लेखन पे आपकी थोड़ी सोच बनाने की। व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेन्स। सो मुझे लगता है कि आप तैयार हो जाएंगे, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, हम रेडी हैं सर मंडे के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी से यही जोश होना चाहिए सर, मंडे के लिए रेडी हैं। सो प्लीज हेल्प मी। जनरल ज्योग्राफी का पीडीएफ नहीं ऑन हो रहा है, बताइए आदर्श आनंद अभी तक इन्हीं चीजों में बेटा इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता है। मैं अपना ऐप खोलता हूं, मैं जिस भी चीज पे क्लिक करता हूं मेरा ओपन हो जाता है, आपका नहीं होता। तो ये टेक्निकल इशू है, इसमें शिक्षक को ना लाएं। ठीक है, तो कहां पर थे? मैदानी भागों पर बात हो रही थी और हमने क्या कर लिया था बच्चों? पहला हमने किया भाबर, उत्तर से दक्षिण में हम चले आ रहे थे। दूसरा हमने किया तराई, भाबर द स्टोनी बेल्ट, भाबर द स्टोनी बेल्ट वेयर द रिवर्स डिसअपीयर, तराई द फाइनल सेडिमेंट बेल्ट वेयर द रिवर रीअपीयर। और अगर आप ये देखें, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये देखें कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है बहुत छोटे-छोटे लिख देता है। वो क्या कर देता है? बहुत छोटा-छोटा लिख देता है। एक पैराग्राफ में सब कुछ लिख देता है। थोड़ा सा डिटेल समझना होगा। और क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का आना चाहिए, तो यहां पर मैं आपको आई विल गिव यू एक्सरसाइज ऑफ थिंकिंग आल्सो। तो हम वी विल गो बियॉन्ड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी तो यूपीएससी के लिए नहीं लिखी गई ना, तो 10वीं 11वीं बच्चों के लिए लिखी गई। तो हम उसकी बात करें। और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार कवरेज इतनी सफिशिएंट है नहीं है, तो टेस्ट आपके लिए एकदम मानक टेस्ट होगा, यूपीएससी के लेवल का टेस्ट होगा, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब किस पर आ गए हम? जलोढ़ मैदान तीसरा कहलाता है। जलोढ़ बाढ़ मैदान या फिर हम इन्हें कहें फ्लड प्लेन्स। तो नदी आंसर आई विल बी रेडी फॉर ग्रेट टेस्ट इन संडे। जो भी टेस्ट है मैंने आपको बोला, भूगोल का टेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट ऑन फिजियोग्राफी यूनिट्स ऑन मंडे। इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू ऑन टाइम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता दिया, आपको सूचना भी दे दी है। केजीएस की बुकलेट यूज करिए, केजीएस की इंडियन ज्योग्राफी की बुकलेट यूज करिए, एनसीईआरटी सो द बुक इज आल्सो विद यू, द सिलेबस हैज बीन टोल्ड, यू बीन गिवन सफिशिएंट टाइम, समय भी दे दिया, अब चुनौती लीजिए। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स की बात करें, जलोढ़ या बाढ़ के मैदान। तो नदी है, तो हिमालय नदियां हैं, इनमें बाढ़ आती है। इनमें क्या आती है? बाढ़ आती है। तो चित्र बना लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये नदी है, नदी ऐसे बहती चली आ रही है, नदी का मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, नदी आ रही है, इसमें पानी आ रहा है। तो पहला तो एक बेसिक कांसेप्ट, बहुत ही सिंपल। एनसीईआरटी या केजीएस बुक, विकास श्रीवास्तव, समय वेस्ट मत करो, समय वेस्ट मत करो ये सब करते हुए। विकास श्रीवास्तव ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आप बताइए। एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 है, क्या एनसीईआरटी से हो जाएगा? क्या एनसीईआरटी से हो जाएगा? फालतू के कमेंट्स करना बंद कर दें, इससे आप पूरी क्लास को बर्बाद करते हैं। बंद कर दीजिए इसको, ये बदतमीजी बंद करिए। आपने एनसीईआरटी देखी? जो भी श्रीवास्तव साहब ये पढ़ रहे हैं, आपने देखी एनसीईआरटी? आपने एनसीईआरटी देखी? इतना सा दिया था मैदान के ऊपर, तो आपको लगता है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए लिखी जाती है? बताया आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी चंपक हो क्या? तो जितने लोग ये सवाल पूछ रहे हैं एनसीईआरटी बोलो, केजीएस पढ़ो, अरे भाई मटेरियल दिया आपको, पढ़ाई करनी है, ये इसी में लगा हुआ है। एक प्लीज इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अरे भाई दम रखो एग्जाम को पास करने का, शिक्षक दम रख रहा है कि हम क्लियर करें, इस पे टेस्ट लेंगे। ये डरपोक लोग आईएएस बनेंगे ना, मेरी ऊष्मा बर्बाद करिए ना इस क्लास की ऊष्मा बर्बाद करिए। ध्यान दीजिए। तो अब ये आ रहे हैं मैदान, तो जरूर मैदान है, बाढ़ के मैदान पे बोलेगा सर आपसे क्वेश्चन पूछने में डर लगना चाहिए। अगर इतने सारे हजारों बच्चों का समय व्यर्थ करोगे कि एनसीईआरटी पढ़नी है या केजीएस पढ़नी है, तो डर लगना चाहिए, कांपने चाहिए हो लिखने से पहले। ये चैट इसलिए है, ये चैट इसलिए है कि आप जब कर रहे हैं, आपको अगर इस चीज से जुड़ी हुई चीज समझ में नहीं आती तो काम करिए, डर लगना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं और इन छात्रों के प्रति दायित्व समझते हैं, डर लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो फोन से निकल के डराऊंगा, बुरा वाला डराऊंगा। जहां हंसाना होता है हंसाऊंगा, जहां उत्साहित करना होता है उत्साहित भी करूंगा, लेकिन जहां डराना होता है भारी डराने वाला। ठीक है, और जो आंसू आंसू बनाकर ये बना रहे हो ना, जितने भी सेल्फी और स्माइली, जितने भी चंपक, सबके सब इसको टाइम को वेस्ट मत करिए। इसके बाद कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ के दो कारण, बाढ़ को समझिए, बाढ़ क्या हो गया? बाढ़ यूं समझिए कि नदी के पास एक क्षमता है, नदी के पास एक क्षमता है और नदी का पानी उस क्षमता से ज्यादा हो गया। तो जैसे आपके पास ग्लास में पानी है और पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया तो पानी बाहर आ जाएगा। ओवर बैंक फ्लो, ओवर बैंक फ्लो। किनारे के पार जब पानी निकल जाए, किनारे के पार जब पानी निकल जाए तो क्या हो जाएगा? किनारे के पार जब पानी निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? तो भाई यहां पर बहुत बढ़िया बाढ़ आ गई। पहला चीज तो ये होगा। तो फर्स्ट तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, आयतन, जल का आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा। भाई गर्मी है, गर्मी में बर्फ ज्यादा पिघली और बर्फ ज्यादा पिघलने से पानी आ गया, हिमालयी नदियां हैं, इनके पास बहुत सारा आ गया। दूसरा क्या हो सकता है? वर्षा बहुत ज्यादा होगी, वर्षा बहुत ज्यादा होगी। ऊपरी हिस्सों में जहां पर्वतीय हिस्से हैं वहां पर बहुत सारा बरसात हुई, इसलिए आ गई। ठीक है सर, इसको फिर से लिखना है, तब तक नया लिखवा दें। ठीक है, लिखो ना लिखो, आपकी सत्ता है। फोकस फोकस, यहीं पे फोकस, ये वाला खेल बंद करो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मुझे एक और बात बताइए कि बाढ़ आने का एक और भी तो कारण
हो सकता है, ठीक है। बाढ़ आने का एक और भी तो कारण हो सकता है। नदी है, नदी के नीचे, नदी के जो चैनल है, चैनल में सेडिमेंट आ गया, हो सकता है। सो नदी का जो जलमार्ग है, जलमार्ग में बच्चों अगर अगर अवसादों का जमाव हुआ, ठीक है, ये चित्र बना लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं सर, ये लिखना उनका मतलब ये है कि सर ये इस पे डिक्टेशन दोगे। बता रहा हूं बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ कैसे आती है एक बार समझ गए तो हमेशा के लिए समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। दो तरह की चीज कि नदी आ रही है, नदी का गाद जो है नीचे अवसादी जमाव या नदी का गाद नीचे होता जा रहा है। वो सुनिए ना कौवे की कहानी, जिसको पानी पीना था, घड़े में पानी कम था तो उसने क्या किया, पत्थर डाले, पानी का स्तर आ गया ऊपर। तो दोनों केस में क्या बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ एक तो जल का आयतन, दूसरा जो है सेडिमेंटेशन ऑफ चैनल। नदी के चैनल में, जलमार्ग में गाद की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो भाई इस तरह से क्या होगा, इस तरह से बाढ़ आ गई। अच्छा, बाढ़ आई तो अपने साथ क्या लाई, बाढ़ अपने साथ पानी लेकर आई, पानी तो लेकर आई, लेकिन पानी में क्या है, व्हाट एल्स डज द फ्लड ब्रिंग, व्हाट एल्स डज द फ्लड ब्रिंग, फ्लड ब्रिंग्स सेडिमेंट्स। तो फ्लड क्या लेकर आएगी, सेडिमेंट्स लेकर आएगी, ठीक है। फ्लड का क्या लेकर आएगी, सेडिमेंट्स लेकर आएगी। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, ये जाकर जमा हो जाएगा, ठीक है। कब से हो रहा है भाई, लाखों वर्ष से हो रहा है। लाखों वर्ष से हो जाने के कारण जहां जहां नदी जाएगी, सभी लोग जहां जहां नदी जाएगी वहां अपने आसपास, अपने तट, अपने किनारे के आसपास गाद लेकर आएगी या नहीं आएगी। तो कितने लोगों को जलोढ़ मैदान का निर्माण समझ में आया, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ फ्लड प्लेन्स आर क्रिएटेड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं तो आप फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, इसे ही फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, जलोढ़ मैदान। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, सभी लोगों को समझ में आया। सर नीचे क्या लिखा है अवसादी के बाद, बेटा अवसादी के बाद लिखा जमाव, जमाव, ठीक है। यहां तक क्लियर हो। तो पहला तो जलोढ़ मैदान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनको समझने से पहले हमको यह समझना चाहिए कि भाई ये बाढ़ होती क्या है, ठीक है। अब हम इसको एक कदम और ले जाते हैं। भारत के जलोढ़ मैदान दो भागों में बटे हुए, खादर व बांगर, खादर व बांगर। तो अब ये क्या करेंगे, तो पहली बात, फ्रॉम दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन से क्या हमें यह समझ में आता है, इस डिस्कशन से क्या हमें यह समझ में आता है कि बाढ़ अपने आप में एक आपदा हो सकती है, बाढ़ अपने आप में एक आपदा हो सकती है, बाढ़ कैन बी अ प्रॉब्लम, इट कैन बी अ डिजास्टर इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट। बट बाढ़ एक प्राकृतिक चीज है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और अपने साथ क्या करती है, बहुत बड़ा काम करती है, मैदान का निर्माण करती है। So बाढ़ has a role to play, flood has a role to play. It brings sediments, it creates flood plains around its banks. और क्योंकि ये कहीं ना कहीं से निक्षेप आ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये फर्टाइल होंगे, इनमें उर्वरता अधिक होगी कि नहीं होगी, बहुत सारी चीजों को लेकर ये आ रही है नदी। यहां तक तो हमें समझ में आया। अब मैं आपको खादर और बांगर के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक चित्र से बना रहा हूं, आप नहीं बनाएंगे, पहले आप देख लीजिए। एक नदी बहती चली आ रही है, रिवर इज फ्लोइंग, रिवर क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है, सभी लोग मेरे साथ, रिवर फ्लो कर रही है। ये डायग्राम काफी कुछ हमें समझाने वाला है। ये नदी का किनारा हो गया, नदी का किनारा। तो नदी क्या करेगी, नदी यहां पर भी प्रेशर मारेगी, नदी का प्रेशर साइड में भी लगेगा और नदी का प्रेशर नीचे भी लगेगा। नदी का पानी साइड में भी काटेगा और क्या करेगा, नीचे भी काटेगा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग दैट वाटर हैज द एबिलिटी टू पुश एंड इरोड द रिवर। नदी का जो चैनल है वो उसी का कटाव करता है, पानी, पानी क्या करता है, नदी का कटाव करता है। तो पानी क्या करेगा, ये पानी नदी का कटाव करेगा और यहां पर ओवरफ्लो होकर क्या करेगा, मैदान बना देगा। तो यहां पर क्या बने बच्चों, मैदान बने, यहां पर मैदान बने या नहीं बने, जल्दी से बताइए। ये हिस्सा, नदी का ये हिस्सा मैदान हो गया कि नहीं, नदी के किनारे यहां पर मैदान बन रहे या नहीं बन रहे, जल्दी से बताइए। अब मैं वेट कर रहा हूं, इस डायग्राम को बना लीजिए। नदी अपने साइड में अवसाद बनाती है और क्या किया उसने, इस तरह से अपना किनारा काटते हुए या किनारे के ओवरफ्लो होकर ऐसे मैदान बना दिए, बन गए मैदान, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो मैदान है, इसमें आप एक किसान हैं, ये भी एक किसान है, ए और ए, ये दोनों किसान, बाढ़ से लाभ मिलता है कि नहीं, दोनों को किसानों को बाढ़ से लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है सर, इससे फर्टाइल सॉइल आता है, तो बहुत हैप्पी ए और ए किसान, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देनी है, नदी क्या करती है, नदी नीचे भी काटती है, नदी नीचे भी काटती है ना। तो ऐसा हुआ कि कई करोड़ों वर्षों में, और नदी का सबसे ज्यादा वेग किधर होता है, सेंटर में सबसे ज्यादा वेग होता है, किनारों पे कम होगा, किनारों पे घर्षण है ना। सर खादर और बांगर का क्या मतलब है, संदीप बेटा धैर्य रखो, मैं बता रहा हूं, धैर्य रखो, जल्दी से यहां पर फोकस करो, वो बना नहीं रहा ड्राइंग, उसको चैट लिखना है, चैट लिखना बंद करो, बहुत सारे चैट लिखे हैं, अभी मुझे सारे लोग पता है जो सिर्फ केजीएस की क्लास नहीं चलने देना चाह रहे, मैंने किसी का चैट नहीं पढ़ा है, किसी का चैट नहीं पढ़ा। सर खादर बांगर, तो तुम्हें क्या लग रहा है, हलवा बना रहा हूं, आज सिखा दूंगा, एक ही बार में सीख जाओ। तो नदी का बहाव कहां पे ज्यादा होगा, बीच में ज्यादा होगा, किनारे पर, तो किनारे पे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रिवर फ्लो विल बी मोर इन द सेंटर, तो कटाव कहां पे ज्यादा होगा, सेंटर में ज्यादा होगा। तो नदी ने क्या किया, अपना कटाव करके नदी गहरी भी हो गई। तो बताइए अब नदी गहरी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई सभी लोग, नदी गहरी हो गई, सभी को समझ में आया, नदी क्या हो गई, नदी गहरी भी हो गई, क्योंकि नदी साइड में भी काटती है, नदी चौड़ी भी होती है, समय के साथ नदी चौड़ी होती जाती है और समय के साथ नदी गहरी होती जाती है, ठीक है, चल रहा है, समझ क्लियर। अच्छा अब क्या हुआ, अब ये नदी यहां पर बहेगी,
नीचे बहेगी, ठीक है। और अब ये नदी ऐसे बहती है। जल्दी से बताइए, अब अगर बाढ़ आएगी तो क्या ये हिस्सा, ए हिस्सा डूबेगा, या बाढ़ आएगी तो ये वाला हिस्सा डूबेगा? अब तो ये हिस्सा डूबेगा ना, हाँ या ना? ओरिजिनली कौन सा हिस्सा डूबता था? ओरिजिनली कौन सा हिस्सा डूबता था? ओरिजिनली कौन सा हिस्सा डूबता था? ए हिस्सा डूबता था। हमेशा कहां आती थी बाढ़? यहां पर आती थी बाढ़ ओरिजिनली। अब बाढ़ कहां आएगी? यहां आएगी। क्या ए पर बाढ़ आ सकती है? क्या ए पर बाढ़ आएगी? यहां पर अब एनुअल फ्लड आती है, वार्षिक बाढ़ यहां पर आती है। फिर नदी गहरी होगी, नदी ने केंद्र में काट लिया। ए में अब कभी कभी बाढ़ आएगी, कभी कभी बाढ़ का पानी आने की संभावना, कभी कभी बाढ़ के पानी आने की संभावना। समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं, समय के साथ ये सब पुराना जलोढ़ हो जाएगा, ओल्ड सेडिमेंट्स हो जाएंगे जो पहले आए थे। और ये सारा का सारा क्या है, जो यहां पर आता है, जो नया वाला आता है, अभी इस साल आया, हर साल आ रहा है, ये हर साल आएगा ना बच्चों, ये हर साल जो आने वाला है, ये क्या होगा? ये होगा नवीन जलोढ़। ये क्या होगा? नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम। सर एलुवियम क्या होता है? सेडिमेंट। सेडिमेंट्स तो अवसाद होते हैं, नदी वाले जो अवसाद होते हैं उनको एलुवियम कहते हैं। तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ गया, ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम, ठीक है। तो नदी सामान्यतः कहां पर बाढ़ आती थी? नदी की सामान्यतः यहां पर बाढ़ आती थी, सामान्यतः यहां पर बाढ़ आती थी। बट समय के साथ क्या हुआ, नदी और गहरी होती चली गई, अब बाढ़ वहां ना आकर निचले एरियाज में आती है। इसलिए नदी बनवाई थी। जो भी छात्र कह रहे हैं सर रिपीट करिए, आपने बनाया नहीं, आपको समझ में आया? कितने लोगों को चित्र समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले यहां पर बढ़ता था, अब नदी क्योंकि यहां पर गहरी हो गई है, पहले यहां पर था ना, ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ए और बी में कौन ज्यादा फर्टाइल होगा? ए और बी में कौन ज्यादा फर्टाइल होगा? कौन ज्यादा फर्टाइल होगा? फर्टाइल कौन होगा? ए या बी? मोर फर्टाइल। क्यों? इसमें हर साल बाढ़ आती है, ये उपजाऊ ज्यादा है, ये कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ है कि नहीं? कम उपजाऊ, ठीक है। कौन सा ऊंचा है? कौन सा ऊंचा है? जल्दी से बताइए, कौन सा ऊंचा है? कम उपजाऊ नवीन जलोढ़, नहीं कम नहीं, अधिक उपजाऊ है। ये तो गलती लिखा हूं मैं, अधिक उपजाऊ, मोर फर्टाइल, कहने से लोअर, निचला है। ये उठा हुआ है, कभी कभी बाढ़ आती है, उठा हुआ। पुराना या प्राचीन कौन है? ये है। अब एक बात बताइए, कितने लोगों को सिर्फ बात ही बात में बिना नाम लिखे हुए खादर और बांगर की प्रॉपर्टीज पता चल गई हमेशा के लिए? इसे बांगर कहते हैं। क्या सर एग्जांपल प्लीज? अरे सुनो भाई, उत्तर भारत का मैदान ये सब इसी से बना है, पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान इसी से बना है। आगे समझ कैसे बना? क्यों उसको ऊंचा कहते हैं, क्यों उसको नीचा कहते हैं, क्यों एक में हर साल आ रही है, दूसरे में आएगी, यहां आ सकती है, बहुत कमाएगी, बहुत कमाएगी, बहुत ही ज्यादा कमाएगी, बहुत ज्यादा कमाएगी। अच्छा एक बात बताइए, किसमें नमी ज्यादा होगी? ए या बी में? नमी किसमें ज्यादा होगी? नमी किसमें ज्यादा होगी? मतलब पहले बांगर बनता है फिर खादर। देखिए बांगर बन चुका, बांगर को पुराना कह दिया, प्राचीन कह दिया ना बच्चे, प्राचीन कह दिया, कम उपजाऊ कह दिया, कभी कभी बाढ़ आएगी, कब आएगी? अब तो रिकॉर्ड तोड़ के बाढ़ आ जाएगी, रिकॉर्ड तोड़ कर बाढ़ आएगी। तो किसमें नमी अधिक होगी? अधिक नमी यहां पर होगी, क्योंकि यहां नदी के पास है, नमी अधिक होगी। यहां पर नमी कम होगी, नमी कम हो जाएगी। नमी कम हो जाने पर क्या आपको पता है, कि आपके जो मृदा होती है, मृदा में कैल्शियम बहुत होता है। तो पानी जब कम होगा, पानी के सूख जाने से नमी कम, ये थोड़ा सूखा ज्यादा होगा। इस सूखने की वजह से आपकी एनसीईआरटी कहती है कि बांगर में निकलेंगे कंकर, कंकर 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 फॉर्मेशन। कंकर क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के मोती। कैल्शियम का जमा हो जाएगा। कहां पर? सतह पर सूखा हो जाने की वजह से लवण कहां पर आएंगे? सतह पर। लवणीकरण इसका हो गया, अरे मुझे समझ आ रहा है, मेरे यहाँ ऐसी नदी है जिसका कटान कर रही है, जिसकी तो खादर और बांगर की स्थिति बदलती रहेगी बेटा। कैसे नशे में हो, नदी एक बार बन गई, नदी ने तो अपनी वो ले ली ना, अब नदी कैसे चौड़ी हो जाएगी? कोई वो नहीं, सब थ्योरी सोच रहा है। अरे भाई नदी चली जा रही है, नदी का ही खादर बांगर है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना मार्ग बदल लेती हैं, शिफ्टिंग रिवर्स। वो अपना खादर बांगर बदल देंगी कि नहीं बदल देंगी? तो शिफ्टिंग रिवर्स कौन होती है? जिनके पास बहुत सारा पानी होता है। दिल्ली में यमुना नदी है, दिल्ली में यमुना नदी में पानी नहीं है भाई, दिल्ली में यमुना नदी में पानी नहीं है, तो क्या अपना खादर बांगर बदल पाएगी? नहीं बदल पाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो हर एक नदी ने अपने मैदान बनाए हैं। पहले कुछ मैदान जो पहले लाखों वर्ष पहले जहां पर बाढ़ आती थी, अब वहां पर नहीं आती। आप खुद जाके अपने अगर आपके क्षेत्र में कोई नदी, प्रमुख नदी बहती है तो पूछिएगा अपने, अगर आपके दादाजी जीवित हो कि बाढ़ कहां तक आती थी। अभी आपने देखा इस वर्ष विशेष बाढ़ आई, दिल्ली में इतनी ज्यादा बाढ़ आई कि वो लाल किले तक पहुंच गई, जो किसी ने सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो वहां का बांगर क्षेत्र था। मैं यहाँ पर दिल्ली के पास ही नोएडा में रहता हूँ। नोएडा का ये सारा का सारा क्षेत्र यमुना के नीचे डूब जाया करता था, अब नहीं डूबता है। अब यमुना का पानी कम हो गया है, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। जल्दी से बताइए, ए और बी में कहां पर लोगों की मानव बस्ती बनाना बेहतर होगा? अगर आप नहीं चाहते बाढ़ की समस्या, अगर आप बाढ़ की समस्या नहीं चाहते तो बताइए मानव बस्ती कहां पर होनी चाहिए, उद्योग कहां पर होना चाहिए? ए या बी में? सर कई सालों बाद खादर का भी बांगर बन सकता है, बिल्कुल है। नदी अगर और नीचे जाती जाएगी तो वो पुराना होकर फिर और नीचे जाएगी। अगर नदी और नीचे
चले जाए तो हो सकता है सी भी बन जाए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तब सी की भी संभावना है। तो तब क्या कहा जाएगा, बी और ए दोनों के दोनों बांगर डिक्लेयर हो जाएंगे। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, सब की सब एकदम क्लियर हो जाती है। खादर बांगर समझ में आया कि नहीं आया? सब पानी कम हुआ है या नदी कटाव से नीचे चली गई, खुशबू जी दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर नदी के पास बहुत सारा पानी है तो वो टाइट भी बढ़ाती रहेगी। अगर नदी जैसे कोसी नदी, कोसी का खादर बांगर क्या देख रहे हो भाई, कोसी सब जगह पहुंच जाती है, हर जगह नई जगह बाहर लेकर आती है। लेकिन आपके पास पानी भी कम होता जा रहा है और आप गहरे भी होते जा रहे हैं, इसे कहते हैं आपका खादर और बांगर बनना। सभी लोगों को समझ में आया ऊपर क्यों होता है, नीचे कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ कहां पर ज्यादा होते हैं, किसकी उर्वरकता कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, समझ में आया? तो कौन सा समय में नया बना खादर। एक बात बताइए मुझे सर, ऐसे समझ में आता है लेकिन लिख नहीं पाते नीरू जी। नीरू जी को क्या चाहिए था, नीरू जी को डिक्टेशन चाहिए थी, आप समझ पा रहे? नीरू जी कह रही है कि ऐसे समझ में आता है पर लिख नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्लास बात करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। लोग ऐसे कमेंट डाल रहे हैं, मेरा नाम चंपक है सर, मैं ही हूं चंपक। आप समझ सकते हैं क्या करना चाहता है सर, आज बहुत ज्यादा उद्वेलित लग रहे हैं सर, आज ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ये जान के ऐसे ऐसे वाले लिखते रहेंगे। और ये क्या है, समझ सकती हूँ लिख नहीं सकती हूँ। आप बताइए 1 2 3 4 वाक्य लिख सकते हैं, कितने लोग लिख सकते हैं वहां लिख दीजिए ताकि इनको लगे कितने लोग को पता है कि अगर आपको खादर और बांगर पे लिखने को कहा गया तो एरो बनाए ना 1 2 3 4 1 2 3 4 तुलनात्मक दृष्टि से, है या नहीं है या नहीं? तो आप सोचिए किस कदर के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मैं चंपक हूँ, मैं ये हूँ, और दूसरा उसका साथी क्यों भाई तुम चंपक क्यों हो। और आप देख रहे हैं बहुत से लोगों के तो काम के जवाब होते हैं, मैं देता रहता हूँ, बीच बीच में ये लोग इस तरह का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि केजीएस ने एक आंदोलन लाने की कोशिश की थी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको होते, ये सारे के सारे उस मिशन का भी मजाक उड़ाते हैं ये लोग। वो जो मैडम कह रही है मैं लिख नहीं सकती हूँ, मैडम इतने असहाय लोग डीएम नहीं बनते भाई, इतने असहाय लोग डीएम नहीं बनते। हजारों लोगों की क्लास बर्बाद मत करिए, अनुरोध है आपसे। यहाँ पर लिख भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, और कितने लोगों को लगता है चित्र से यार हमेशा के लिए समझ आ गया। अगर यही चीज लिख देते लाइन बीच में ड्रॉ करके तो हमेशा पूछते रहते ना सर प्राचीन जलोढ़ क्या होता है, इसको प्राचीन क्यों कहते हैं। अरे भाई वो पहले बना, अब नदी वहां तक नहीं जाती, अब नदी वहां तक नहीं जाती, होता है कि नहीं? अच्छा जब हम छोटे थे तो मोहल्ले में सब लोगों से खेला करते थे, हमारे पूरा मोहल्ला हमारा हुआ करता था। लेकिन आजकल मैं बड़ा हो गया, मेरे कुछ ही मित्र रह गए, तो अब मेरा वो खादर हो गए, अब मेरा खादर हो गए, ये बांगर है, अब नहीं जाना होता वहां पर। सिंपल सी बात है, जीवन में कैसे भी लगा सकते हो। अच्छा इसको एक और व्यवहारिक उदाहरण देता हूं, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। कौन सी जमीन महंगी होगी, कौन सी जमीन महंगी होगी, खादर या बांगर? सर ये 3 रिवर ही इतना बड़ा प्लेन कैसे बना सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सुनो भैया, तुम्हारी जिंदगी कितनी है, तुम्हारी समझ कितनी है, ये कह रहा पॉसिबल नहीं है। कौन सी जमीन महंगी होगी, खादर या बांगर? हेलो भैया, कृषि करनी है तो खादर उपजाओ, खादर महंगी जमीन है, खादर जमीन महंगी है। लेकिन सर मेरे यहाँ तो बांगर है सर, ये नोएडा एनसीआर ये जो हम जेवर की तरफ जाए तो नदी से दूर है सर, यहाँ पे महंगा है। हाँ तो कृषि योग्य भूमि नहीं है, यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पे बिल्डर आ रहा है, भवन निर्माण के लिए बिल्डर बहुत पैसा दे रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे शहर बसाऊंगा, तो इसलिए महंगा हो गया। कृषि की दृष्टि से बांगर, कृषि की दृष्टि से बांगर बहुत उपयोगी नहीं है। तो जितने भी लोग ये नोएडा वाली बेल्ट में जो हम चले जा रहे हैं, उस बेल्ट में सोचिए ये लोग कृषि के लिए बहुत ज्यादा, इनके पास बहुत ज्यादा वो नहीं थे, तो बहुत अच्छी कृषि नहीं हो सकती, बहुत सघन कृषि नहीं हो सकती, क्योंकि मृदा में उतनी क्षमता नहीं है। द सॉइल डज नॉट हैव द कैपेसिटी इन द बांगर रीजन टू डू दैट। लेकिन क्योंकि शहरों का निर्माण हुआ, दिल्ली फैलने लगी और दिल्ली में लोग चाहिए, हमें जगह चाहिए, तो बिल्डरों ने कहा यार जमीन लो और इसको खूब महंगे महंगे लाखों करोड़ों रुपए के घर बना के बेच रहे हैं। समझ में आया? तो किस उपयोग के लिए वो भूमि चाहिए वो निर्धारित करेगी, उसका पैसा कैसा होता है। ठीक है, एग्रेडेशन में रिवर ऊपर आ रही थी या नीचे, एग्रेडेशन की तो हमने बात ही नहीं किया, एग्रेडेशन की तो हमने बात ही नहीं की। हमने तो सिंपल कहा नदी अपने पार्श्व भी काटती है, अपनी साइड्स भी काटती है, अपने बॉटम भी काटती है। और आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बन रहे हो, आज तक किसी को नदी के बारे में पता ही नहीं था, आज तक किसी ने बाढ़ के बारे में नहीं सोचा था। आज सिंपल तरीके में बाढ़ बता दी तो अब जो है एग्रेडेशन का फंडा दे रहा है। ठीक है सर, क्या विलेज में बांगर होते हैं? अब सोचिए अगर आपका गांव यहाँ पर है, अगर आपका गांव यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर बांगर होगा? ये खादर गांव है, अगर आपका गांव यहाँ पर है तो खादर और बांगर ऐसा नहीं होता 1 मीटर की पट्टी होती है। किसी ने कहा सर ये संभव है, असंभव तो ऐसे बता दूं मैं आपको, कल्पना तो शून्य है। और वो सोचिए वो क्या लिख रहा है, मैं हूं चंपक। सर आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं? आप सोचिए हजारों बच्चों के साथ आप ये कर रहे हैं, क्या लगा आपका? हो सकता है कुछ नशे के लिए आपके पास 5-7 हजार 10 हजार रुपए पूरी थे, आपने कहा चलो जाके करेंगे, या किसी कोचिंग वाले ने करा दिया होगा आपका एडमिशन। मत करिए भाई, बहुत सीरियस बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत मेहनत से उन्होंने इस अवसर को लिया है और केजीएस ने आपके लिए प्रदान किया है, मत करिए इसको। ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये नदी में बाढ़ आया करती थी यहाँ तक, इस नदी में बाढ़ आती थी यहाँ तक, ये इसकी बाहर किलोमीटर, तो इसका मैदान पता चल गया सभी लोगों को। लेकिन अब इस नदी में बाढ़ केवल यहीं तक आती है। तो इस नदी के आसपास का खादर और बांगर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस नदी के आसपास का खादर और बांगर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये वाली नदी भी बाढ़ करती थी, ये भी ऐसी करती थी, यहां तक आती थी। बड़ी मजेदार बात अभी आपको समझ में आएगी, जो बच्चे सीरियस हैं, इस परीक्षा को सीरियस दे रहे हैं, जो बच्चे आए हैं कुछ धन मन बहुत ज्यादा था और बात करने के लिए कोई मित्र भी नहीं थे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे सीरियसली यहाँ पर आए हुए हैं, जो बता रहे मेरा नाम चंपक है, ठीक है, उनके पास सोचिए कितना मतलब उनसे सहानुभूति रखता हूं, उनके पास बात करने वाला कोई नहीं। मैं सोचा एक शिक्षा वाले स्थल में जाकर हम बताएंगे। ठीक है अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या मैं लिख सकता हूँ ये x है, ये y है, 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 ये x है, ये y है? हर नदी के पास जो पास वाला जो एलुवियम होगा वो क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। और ये बांगर कहलाएगा, ये बांगर, ये खादर, ये बांगर, ये खादर, ये खादर, ये बांगर। तो किसी ने कहा सर कैसे संभव है? ऐसे संभव है, ऐसे बना बेटा भारत के मैदान। सर आपने आपके बोलने के हिसाब से तराई हिस्से में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, खादर में ज्यादा नमी होने के कारण एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है? बेटा इतना अतिवादी सोचोगे तो कैसे काम चलेगा? नमी अधिक या कम होने का मतलब ये थोड़ी है कि ये जो है इसमें जलभराव की स्थिति है। नमी अधिक होने का मतलब क्या जलभराव की स्थिति है? सोच के बताइए कि आपको कृषि करनी है, वही वाली बात होती है, ना तो खेती जानते हैं, ना शहर जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं। ये कह रहा सर नमी ज्यादा तो खेती कैसे करूंगा? अरे भाई किसान तड़प रहा है सिंचाई के लिए, भूमि को नमी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ह्यूमिडिटी तो चाहिए। तराई में ह्यूमिडिटी थी, तराई में जल भराव था, तराई में दलदली था, वो नहीं देखा। नमी देख ली तो क्या बात से बात निकाल रहा है? सोच रहे हैं आप, ना किताब पढ़ी ना कुछ, इसमें नमी, लेकिन उधर भी तो नमी बताई थी। अरे नमी के आगे भी तो बताया था भाई, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सारी चीजें मंडे पर टेस्ट होने वाली हैं, जितने भी लोग आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मंडे पर टेस्ट होने वाली, मंडे पर टेस्ट होने वाली। तो कहां पर एनुअल फ्लड आती है? एक
सहायक नदी ब्यास, सतलुज की सहायक नदी ब्यास। और सतलुज के इधर से आती है ये सिंधु नदी। क्या आती है बच्चों? सिंधु नदी। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। मुझे पता है बहुत सीरियस बच्चे एकदम काम की चीजें एकदम लिख लिया करते हैं। ये क्या है भाई? यहाँ पर सिंधु नदी में एक आती है झेलम नदी, झेलम के बाद आती है चिनाब नदी, और चिनाब में जुड़ जाती है ऐसे ही रावी, चिनाब रावी ब्यास। सभी लोग मेरे साथ? अच्छा, अब बताता हूँ नदी का एक और नाम, रिवर को नदी कहते हैं बच्चों, नदी को आप भी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, अगर अगर ये सतलुज नदी है तो क्या ये अपना बाल का मैदान बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ब्यास नदी है क्या, वो भी बनाएगी कि नहीं? बनाएगी कि नहीं? बनाएगी। तो ये जो क्षेत्र है बच्चों ए क्षेत्र क्या है? क्षेत्र ए है दोआब। किसी ने मुझसे पूछा था दोआब और द्वार सेम होते हैं ना? अंग्रेजी में बच्चों को दोआब ही कहते हैं। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर इसका इंग्लिश वर्ड ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, इसके लिए अंग्रेजी वर्ड भी होता है। इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड है इंटरफ्लू। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो इंटरफ्लू कहलाता है। तो जल्दी से बताइए, ये दोआब बन गया। ए दोआब का नाम है बिस्ट दोआब। क्या नाम है बच्चों? बिस्ट दोआब। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? बिस्ट दोआब। तो ये बिस्ट कैसे बना? ब्यास का बी एस टी सतलुज हो गया। तो नदी का मतलब दोआब नहीं होता, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, अंतर प्रवाह का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। क्या रावी और ब्यास के नीचे भी होगा? रावी और ब्यास के बीच में भी होगा? जी होगा सर। बल्कि हमको ये ऐसे लिखना चाहिए, इस तरह से लिखना अच्छा होगा। ये हमारा चिनाब आ गया, ये हमारा इस तरह से, और यहाँ पर हमारा झेलम। ठीक है, इधर ले लेते हैं। तो रावी ने भी अपने वो किए, और चिनाब के पास भी हैं अपने भाई, चिनाब ने भी किए और झेलम ने भी किए। ए बी सी डी, क्या ये दोआब है या नहीं है? ठीक है, तो ये झेलम नदी, ये इंडस नदी, ये भारत की बात कर रहा हूँ आप लोगों के, ये भारत की बात कर रहा हूँ आपको। और इस तरह से ये भी इसमें थोड़ी ऐसे जा रही है, ये भी मैंने गलत किया है। ये चिनाब यूं आकर मिल जाएगी। ठीक है, ए बी सी डी, और इधर भी आना चाहिए कुछ। सिंधु नदी भी तो अपने अवशिष्ट डालेगी। ये हो गया ई। कितने लोगों को ए बी सी डी ई मिल गया? ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है बारी बिस्ट दोआब, बी कहलाता है बारी दोआब, बारी दोआब, सी कहलाता है रावी और चिनाब के बीच का रेचना दोआब, रेचना दोआब, और डी कहलाता है चिनाब और झेलम के बीच का जज दोआब, और ई बच्चों खासकर है, इसे कहते हैं सप्त सिंधु। कितने लोगों ने लिख लिया? ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 नदी। और ये कितने दोआब हुए बच्चों? कितने दोआब हैं कुल? कितने दोआब हो गए? 5 दोआबों को अगर मिला दिया जाए, 5 दोआबों को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाता है पंज आब, जिसको आप जानते हैं पंजाब के नाम से। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा भारत में। अब किसी ने कहा कि सर ये कैसे संभव है, इससे जो फ्लड प्लेन ही बन जाएंगे। एग्जांपल दे दिया आपको, सबको समझ में आया? फ्लड प्लेन ये नदियों ने बनाया है, पूरी की पूरी नदियों ने बनाई। नदियां ना होती तो काम नहीं होता। समझ में आ गया? तो इंडस सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी है? झेलम नदी, उसके बाद कौन सी? चिनाब नदी, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर सतलुज। अब बताइए इसमें क्या होता? कोई बोला सर ये असंभव है। असंभव को तो संभव दिखा दिया हमने, असंभव को संभव दिखा दिया। हमेशा के लिए ये बता दिया कि खादर और बांगर कौन सा ऊंचा कौन सा नीचे। क्लियर हो गया? एक ज्ञान दिखा रहा, बोला पंचप्रयाग कहते हैं। नहीं कहते बेटा, पंचप्रयाग प्रयाग होता है जहां पे नदियां मिलती हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? पंजाब का नाम पंज और आब, उसको तोड़ के बता दिया आपको ये नाम पंजाब कैसे पड़ा और ये पंजाब प्लेन्स कैसे बने। फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन। तो हरियाणा कहां से आ गया? हरियाणा में आपके पास ये नदी आ गई, यमुना आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक बार समझ में आ गया, अब कुछ नहीं। आशु कह रहा है इनको याद करना। आप सोचिए मतलब कितने नॉन सीरियस लोग हैं, कितने नॉन सीरियस लोग हैं। ब्यास और रावी से मिलकर बारी बन गया, तो भाई पूरी नदियां याद करनी है। पूछ रहा है कि सर ये क्या याद करने? ना मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहा था, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहा था। कैसे अनुभव? तो आप समझ रहे हैं? अगर इन लोगों के डाउट्स लेना शुरू किया तो ये क्लास के लिए क्या करने वाले? अच्छा, नदियां पास है, हर साल बाढ़ आती है, तो एरिया फर्टाइल होगा कि नहीं होगा? जहां फर्टाइल नहीं है, मतलब क्या पंजाब में खादर तो होगा? क्या पंजाब में बांगर क्षेत्र भी हो सकता है? तो एक बात बताइए, बांगर क्षेत्र में पानी की कमी कैसे पूरी की जाएगी? क्वेश्चन टू सीरियस स्टूडेंट्स, नॉन सीरियस की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। नॉन सीरियस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास खादर नहीं है, बांगर है, बांगर में पानी की कमी है, पानी कैसे ले जाएं?
बात है, अनुराग सिंह कह रहे हैं सर वहां पर जो है नहर से ले जाए, नहर से ले जाए। एक क्या बांध बनाते बेटा, बांध हर जगह तो नहीं बन सकता ना, बांध तो ऊंचाई क्षेत्र में होता है। इसलिए अब कितने लोगों को सिंचाई समझ में आई, सिंचाई की क्या जरूरत होती है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो छात्र यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भाई किसको ज्यादा सिंचाई की जरूरत है इन क्षेत्रों में। अगर पानी की पूर्ति करनी हो, पानी की पूर्ति करनी हो, अगर इफ यू वांट मोर एग्रीकल्चर इन बांगर यू विल नीड इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई कैसे हो सकती है, सिंचाई नहरों के द्वारा हो सकती है, क्योंकि आप दूर हो तो हम एक नहर लेकर चले गए वहां पर, ठीक है। तो ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि नहर का पैसा नहीं, नहर का पैसा नहीं है, पानी है नहीं ज्यादा, तो क्यों नहीं ऐसी फसलें लगाई जाए, व्हाई नॉट ग्रो सच क्रॉप्स व्हिच डोंट रिक्वायर मोर वाटर, ठीक है, व्हिच डोंट रिक्वायर मोर वाटर। ऐसी ऐसी फसलें बनाई जाए, ऐसी फसलें, मान लीजिए हम ज्वार बाजरा मक्का की बात करते हैं, ये कम में भी हो जाती है, ये कम पानी में भी हो जाती है। लेकिन अगर मुझे धान करना है, धान करना है तो कहां पे बेटर रहेगा, खादर, खादर। तो आप देखेंगे हमारे पूर्वी तट पर जहां नदियों पे डेल्टा है, पूर्वी तट पे नदियों पे डेल्टा है, पंजाब से चलेंगे और सॉरी पश्चिम बंगाल से चलेंगे और नीचे तमिलनाडु तक खूब धान की खेती होती है, क्यों, पानी। सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जितना ज्यादा करते जाएंगे अपने आप चीजें समझते चले जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। सर यूपी का एरिया बांगर या खादर है, ये दोनों ही होते हैं। अरे यार इतना बड़ा राज्य है कि आपको नहीं समझ में आया कि हर एक का बांगर और खादर होगा। आप बताइए यूपी में, ये यूपी तो है, ये यूपी तो है, ये उत्तर प्रदेश ही तो है, कह रहे सर उत्तर प्रदेश में खादर होगा या बांगर होगा। आप एक बात सोचिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसको, खादर और बांगर कई लोग यूट्यूब पे वीडियो पे समझ चुके हैं, कई लोग कई कोचिंग लगा चुके हैं और वो जानते हैं और आज पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में खादर होगा या बांगर होगा। ये दिखाता है कि सिर्फ क्लास अटेंड कर लेने से, यूट्यूब पे लाइक डिसलाइक कर लेने से काम नहीं चलेगा भाई। हर नदी के पास खादर भी होगा, बांगर भी होगा, होगा या नहीं होगा, जब तक नदी बहुत ज्यादा मूर्ति ना हो, जब तक नदी जैसे हमने देखा कोसी, कोसी तो अपना मार्ग बदल लेती कि नहीं बदल लेती। खादर बांगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कोई कह रहा है सर आजकल ट्यूबवेल भी उपलब्ध है, अरे भाई मुझे भी पता है सिंचाई, संदर्भ को समझो। देखिए बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि नदी जो है एक्स तक पानी लाती है। प्रश्न सुनिए, प्रश्न क्या था, शिक्षक की मंशा भी नहीं समझते। आपको पता है लोग प्रीलिम्स क्यों फेल होते हैं, प्रीलिम्स इसलिए फेल होते हैं बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। बात ये थी कि भाई एक्स तक तो पानी अपने आप ही पहुंच रहा है, एक्स तक तो पानी अपने आप ही पहुंच रहा है, वाई तक कैसे जाया जाए, तो आंसर है सिंचाई, कि सर यहाँ नहर बना दीजिए, नहर से पानी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग सर आजकल ट्यूबवेल भी आ गया, अरे चाचा ट्यूबवेल की तो भूजल की तो बात ही नहीं हो रही, भूजल की तो बात ही नहीं हो रही। अगर भूजल है नहीं किसी क्षेत्र में, आप बताइए पठार अभी पढ़ाया नहीं, पठारों में तो भारत के दक्षिण के पठारों में भूजल है नहीं, तब क्या करोगे, नहरें लाना पड़ेगा कि नहीं। तो बहुत बड़े किसान घूम रहे हैं यहाँ पर, किसानों को काफी फजीयत करने के बाद बता रहे सर आजकल तो ट्यूबवेल भी आ गया है। अरे पहले भी था ट्यूबवेल, कुआं, किसान यहाँ भी कुआं खोदेगा कि नहीं, कुआं तो खादर बांगर दोनों में खोद सकते हो, खोद सकते हो कि नहीं खोद सकते हो। कृषि पढ़ाएंगे बेटा, कृषि भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। आगे बढ़े, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे खादर हो गए, बांगर हो गए और हम मैदानों की बात कर रहे हैं, उत्तर के मैदान। तो 1 2 3 4 भाबर के बारे में आपको समझ में आ गया, तराई के बारे में आ गया, जलोढ़ बांगर, जलोढ़ खादर, और पांचवा है डेल्टाई। ये एकदम सबसे महीन फाइनेस्ट क्ले सॉइल। ज्योति कह रही इनका विस्तार कहां से कहां तक है, आप समझ सकते हैं। ज्योति कह रही है कि इनका विस्तार कहां से कहां तक है, तो बेटा ज्योति इनका विस्तार जहां जहां नदी है बेटिया वहां वहां है। इतना भारी नासा का सवाल पूछोगी तो मास्टर जी आत्महत्या कर लेंगे। सर इनका विस्तार बताइए, ये सब नदियों के मैदान है भैया, ऐसे सीमांकन नहीं होता ये 12.2 मीटर लाइन खींच। इतना गहरा सवाल पूछोगी बेटा तो यूपीएससी उड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, खादर बांगर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे बना है, खादर बांगर। इसमें तो बेटियां, ये सब मजाक है, सबके सब मजाक है, सबके सब दम भरते हैं। सर हम बहुत मेहनत करके आईएएस बन जाएंगे, सब केवल हमारी ना हिंदी की वजह से रुके हुए। आपको लगता है हिंदी की वजह से रुके हुए? क्या आपको लगता है कि ये छात्र केवल हिंदी की वजह से, हिंदी तो बहाना है जी। कितने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि कंपटीशन ज्यादा है नहीं, हिंदी तो बहाना है जी। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये आपका भाबर, उसके बाद तराई, और तराई के नीचे क्या है, खादर बांगर, खादर और बांगर। तो कंपटीशन इतना है नहीं यार। बहुत ही सिंपल चीजों को न्यूक्लियर फिजिक्स बनाकर यूट्यूब पर हमने एंजॉय तो कर लिया। मुझे बच्चा जब लिखता सर इसे याद करना, देखो जो यूट्यूब पे आता है उसे याद नहीं करना, तो आपने तो पैसा दिया भाई, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल याद करना, ठीक है। आगे बढ़े, तो हमने अपनी बेटिया को बता दिया है ब्रह्मपुत्र भी ऐसे बना है, खादर बांगर से बना है, ये बेटियां ज्यादा कम हो सकती है। आगे बढ़े, अब ये क्या है, ये एक और विभाजन है, ये क्या है, एक और विभाजन है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको हमने क्या कहा था, अनुदैर्ध्य विभाजन। लिखवाया हुआ आपके नोट्स में, क्या आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है? इन सबको क्या कहा था, अक्षांशीय कहा था, याद है सभी लोगों को, पिछली क्लास देख लीजिएगा। लैटिट्यूडनल डिविजन्स, लैटिट्यूडिनल डिविजन्स, और उत्पत्ति के हिसाब से भी बताया था, उत्पत्ति के हिसाब से भी बताया था। अब कहां पर हूं बच्चों, अब मैं आ गया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स में मैंने आपको इसमें बताया था राजस्थान, और पहले से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था, तो फिर दोबारा से मत लिखवाइएगा। गंगीय मैदान, ऊपरी, मध्य, निचला मैदान, और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब मुझे जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए मुझे सभी लोग, इनमें से कौन सा मैदान मैंने आप लोगों को बता दिया है? सर डेल्टा में इतना पढ़ना, कन्हैया कुमार झाजी, कन्हैया कुमार बेटा मुझे पता है तुम्हें डेल्टा के नोट्स बनाने, कन्हैया घबराया हुआ बेचारा, कन्हैया पूरी तरह से घबराया हुआ है कि यार इनके तो मैंने नोट्स लिख लिए, कन्हैया बेटा यहाँ पे कराऊंगा, निचले में कराऊंगा, चिंता नहीं। मुझे पता है जब तक तुम्हारे पास कुछ नोट्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम्हारी नींद के लिए आया हूँ मैं, आता किसी तुम्हें चैन से नींद आए, और वो एक दो लोग जिन्होंने मनोरंजन के लिए लिया वो अपने कमेंट कर सके। जल्दी बताइए कौन सा मैंने आपको समझा दिया है, इन चारों में से कौन सा समझा चुका हूं? ये समझा दिया है, 2 नंबर बताया पंजाब। तो ये दोबारा रिपीट ना करूं चलेगा? और बच्चों आज ही आपका एक कॉमन सेंस का टेस्ट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे सीरियस हैं, आपको बहुत
मजा आएगा वो टेस्ट देकर। आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। और जो लोग बाकी के लिए हैं, मेरा नाम चंपक, मुझे ये जवाब दो, मैं क्या फॉर्म भरूं, कास्ट सर्टिफिकेट करूं, उनकी टेंशन नहीं। तो पंजाब वाले तो भाई हमने यहां से सीख लिया कैसे बने पंजाब के मैदान और सारे दुआब। अब हम राजस्थान की बात कर ले, पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो लिखते जाएंगे राजस्थान में, नहीं तो बिटिया पूछेंगी सर समझ तो पाता है लिख नहीं पाती हूं, तो बिटिया कहिए राजस्थान मैदान। तो राजस्थान के मैदान जो है ये हमारे अरावली के पर्वत के पश्चिम में, वेस्ट ऑफ अरावली है। तो अगर वैसे तो आप नहीं बनाना जानते, थोड़ा बहुत तो मैप मैंने आपको सिखाया, तो आपको नॉर्थ का मैप सिखा दिया था, अभी गुजरात का मैप आसान है कि नहीं। गुजरात का मैप ऐसे बनता है, एक सीधी लाइन ऐसे बनाइए और एक ये कटोरा, फिर एक गहरा कटोरा, और ये बन गया गुजरात, आसान। अब 45 डिग्री के कोण पर ऐसे चले जाइए और यहां पर एक कान बना दीजिए, और ये लो जी गुजरात राजस्थान बनाना सीख गए आप, काम खत्म, बन गया गुजरात राजस्थान। तो ये जो गुजरात में अगर मैं इन दोनों बिंदुओं का मीटिंग पॉइंट लूं, तो यहां से बच्चों एक पर्वत शुरू होता है और ये दिल्ली तक जाता है। कहां तक जाता है ये? दिल्ली और हरियाणा की तरफ जाता है। इसका नाम है अरावली। क्या नाम है बच्चों? अरावली। यूं जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यूं करके, ये फिर आप आगे सीखेंगे। तो अरावली के पश्चिम में जो है ये राजस्थान का मैदान। समझ में आया? पहले चित्रण भी देख लीजिए, अरावली भी समझ में आ गया। और बहुत से लोगों को बताना चाहता हूं, यहीं पर है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, गुरु शिखर। मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है, 16-22 भी हो सकती है, बहुत ध्यान नहीं करना, ठीक है। सभी लोग क्लियर? गुरु शिखर, यहीं पे माउंट आबू नाम का शहर है, और ये माउंट आबू अकेला हिल स्टेशन है किसका? गुजरात और राजस्थान का। गुरु शिखर पर ही माउंट आबू, माउंट आबू ये हिल स्टेशन भी, ये भी बता दिया आपको। तो 17-22 ये चलिए, ठीक है, आपने सही एटलस खोल रखी है तो आपको दिख जाएगा। मुझे डाउट कभी कभी हो जाता है 17-22 या 16-22, आपको याद करने का कोई नहीं, ठीक है। अब इसके पश्चिम में बच्चों ऐसे अरावली की ढाल होगी ना, ये अरावली की ढाल होगी। तो अगर बारिश गिरती है बच्चों, तो बारिश का पानी इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूं अरावली एक वाटर डिवाइड है, जल विभाजक है, जो पानी का प्रवाह या तो पश्चिम कराएगा पूर्व करवाएगा। तो पहले तो राजस्थान की स्थिति समझनी है, राजस्थान के जो मैदान है इनकी स्थिति समझनी है। ये अरावली के पश्चिम में है और ये लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में इनका फैलाव है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति देख लें, सर वेस्ट या ईस्ट, तो बेटा पश्चिम लिखा है तो पश्चिम में है ना ये, तो ये राजस्थान का मैदान, यहां पर वन, समझ में आया? हम इसकी बात करें, ठीक है। तो जल विभाजक कौन होता है? जब पानी आएगा तो पानी को दो दिशाओं में भेजने वाला जो क्षेत्र होगा वो जल विभाजक क्षेत्र कहलाएगा, अक्सर पर्वत होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो पहली बात ये कि जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, यहां पर इस क्षेत्र को मरुस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थली कहा जाता है। और ये जो ढाल वाला क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? बगार। दो क्षेत्र हो गए, जो पर्वत की ढालें हैं उसको बगार कह दिया, और जो मरुस्थल है वो मरुस्थली क्षेत्र हो गया। मरुस्थलों में क्या मिलेंगे? मरुस्थलों में क्या मिलेंगे? यहाँ पर मरुस्थलों में हमें रेत के टीले मिलेंगे। मरुस्थलों में क्या मिलेंगे? रेत के टीले, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जिनको आपने बरखान भी सुना, रेत के टीले मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? पहली चीज, एक तो ये मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल, सैंडी डेजर्ट। तो यहाँ पर मरुस्थल क्यों है? मरुस्थल का कारण भी होना चाहिए। यहाँ पर मरुस्थल है तो मरुस्थल का कारण भी होना चाहिए। क्यों है यहाँ पर मरुस्थल? क्यों है? तो यहाँ पर मरुस्थल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल और वाटर सप्लाई कम है। किससे? इवेपो ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो वर्षा क्यों नहीं हो रही? वर्षा क्यों नहीं हो रही? तो पहली बात, वर्षा इसलिए नहीं हो रही है, वर्षा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून, जो भारत में जो मानसून आता है, मानसून की पवनें ऐसे होकर गुजर जाया करती हैं, वो इधर आता ही नहीं। वो पवनें क्या हो रही है? सीधी समानांतर जा रही है, तो मानसून कम आता है, मानसून का प्रभाव कम है, मानसून का प्रभाव कम। ये भी बता दूं, पहले सिंधु नदी यहाँ आया करती थी, सिंधु नदी का खिसकना, पहले सिंधु नदी भी यहाँ पर आया करती थी, इस तरफ से बहती थी, लेकिन वो खिसकते पश्चिम में जा रही है, तो यहाँ पर पानी कम। अभिषेक कह रहे हैं जो एक काल में यहाँ पे समुद्र था बेटा, वो तो इसके शुष्क होने का तो कारण नहीं हो सकता, समुद्र था वो तो ठीक है, लेकिन वो तो नहीं होगा। अगर यहाँ से कोई हवा आती है पानी लेकर, तो क्या मैं कह सकता हूँ वृष्टि छाया क्षेत्र भी है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो भी। तो पहली चीज तो होगी यहाँ पे मरुस्थल है, देयर इज डेजर्ट, क्योंकि या तो अरावली के पैरेलल जा रही है हवा, अगर यहाँ से हवा आ रही है तो माउंटेन बीच में बैरियर आ रहा है, उस वजह से यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज ये समझनी है। फिर इसकी उत्पत्ति में हमने पाया कि यहाँ पर हमने चेक किया तो हमें यहाँ पर सागरीय निक्षेप भी मिले, ओशियानिक डिपॉजिट भी मिले हैं, जो दिखाता है कि इन पास्ट दिस एरिया वाज अंडर, ये सागर के नीचे, ये क्षेत्र क्या था? सागर के नीचे था, तो इसलिए इनकी मृदा में लवण भी मिलते हैं, तो सतह पर सॉल्ट भी है। तो ये कैसे बना? सागर के पीछे हटने से, सागर के पीछे हटने से ये क्षेत्र, सागर
नीचे हटता गया, ये एरिया ऊपर आता गया, ये उत्थान का क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास डेजर्ट भी है, राजस्थान का मैदान किससे बना है? रेतीला बना है, लेकिन जो बगाड़ का क्षेत्र है ये ढाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कृषि हो सकती है। और यहाँ के जो जलाशय हैं, अगले पेज पे लिख दो, यहाँ के जो जलाशय हैं, तो पहले तो यहाँ पर झील होती है, लेक्स, जिनको प्लाया कहा जाता है। प्रश्न आता है कि प्लाया क्या होती है? प्लाया लवणीय झील, सॉल्ट लेक्स। ठीक है, और यहाँ जो नदियां होती हैं, नदियां जो है यहाँ की अल्पकालिक है। अल्पकालिक नदियां क्या है यहाँ की? अल्पकालिक। अल्पकालिक क्या होते हैं? एफीमेरल स्ट्रीम्स, यानी ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही, जब यहां पर बारिश होगी तो ये नदियां बहेंगी, अन्यथा नहीं बहेंगी। ठीक है, इसे एक और नाम से कहा जाता है अंतःजलीय अपवाह, इंग्लिश में इनलैंड ड्रेनेज। वो नदी जो सागर तक नहीं पहुंचती, नदी सागर तक नहीं पहुंचती। कौन मुझे इनका उदाहरण बताएगा? कौन सी नदी है जो सबसे मशहूर नदी है यहाँ पर, जो सागर तक नहीं पहुंचती? तो यहाँ वर्षा 150 मीटर 150 मीटर तो बहुत ज्यादा होती है यामिनी। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि यहाँ पे वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। वो जो आप 150 कह रहे हैं ना बच्चे, वो 150 मिलीमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को छोड़िए, लूनी नदी, बिल्कुल सही, आपने इसका उदाहरण है लूनी नदी। क्लियर हो गया? तो यहाँ की नदियों की ये कहानी है, झीलों में कुछ नाम जल्दी से राजस्थान का मैप निकालिए, उसमें आपको मिलेगी सांबर झील, सांबर, दिगाना, नीमराना, दिगाना, नीमराना, मकराना। ठीक है, और ये 2022 या 23 में प्रश्न में पूछा है कि ये नाम क्या है? सर राजस्थान का थार भी ऐसे ही बना है क्या? बेटा वो मरुस्थली को ही थार कहा जाता है। अभी बोला राजस्थान का थार, बेटा इसी को तो थार मरुस्थल कहते हैं, भारत में थार कहते हैं, और ये पाकिस्तान में सिंध के मरुस्थल से जुड़ जाता है। अब आप ये भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब ये दिखाता है कि आपने एनसीईआरटी नहीं रखी है। एनसीईआरटी में थार मरुस्थल कहाँ होगा? ये तो पूरा राजस्थान का ये जो मैदान है, ये कहाँ से निकला है? सागर से निकला है। यहाँ पे बहुत सारी रेत है और रेत के टीले हैं जिनको हम बरखांस कहते हैं, ये उन सारी चीजों से निकला है। ठीक है, कृषि के लिए कैसा होगा? कृषि के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? कृषि के लिए सर समस्या है, बताइए यहाँ पे क्या ट्यूबवेल लगा सकते हैं? क्या इसे हम ट्यूबवेल लगा सकते हैं? सर होगा ही नहीं, पानी नहीं है ना, भूजल भी नहीं है, सतही जल भी नहीं। तो यहाँ पर कृषि के लिए समस्या हो जाएगी, पानी की समस्या। अच्छा, और मृदा भी समस्या है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है ये दो कारणों से। पहला तो जल का अभाव, और दूसरा मृदा कैसी? बलुआ मृदा, सैंडी सॉइल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कुछ करना है, कृषि करनी है, तो क्या कर सकते हो? बाजरा कर सकते हो। आपने देखा होगा मिर्ची वगैरह होती है, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अगर हम मवेशी की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगी? बकरी मिल सकती है, बॉर्डर पे आपने भेड़ बकरी। यहाँ पर गाय और भैंस नहीं मिलेगी। गाय भैंस को क्या चाहिए होता है? ज्यादा पानी चाहिए होता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। कम पानी वाली फसलें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो पाकिस्तान के डेजर्ट को चोलिस्तान कहते हैं, बहुत सारे नाम है वहाँ पे। पैट डेजर्ट भी है, सिंध डेजर्ट भी है। आपको पाकिस्तान के डेजर्ट भी बता दूं क्या? क्योंकि आपने कहीं पे सुन लिया यूट्यूब पे, तो वही वाला सर मुझको वही पता, चोलिस्तान। पाकिस्तान का जो अपना टीसीएस होगा ना, उसमें पूछेगा पाकिस्तान के हो, यदि रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी यहीं पर होता है। जी, ऊंट भी यहीं पर होता है। तो यहाँ के पादप और यहाँ के जीव विशिष्ट होंगे, जिन्होंने अपने को इन क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? तो कितने लोगों को ये भी क्लियर हो गया? राजस्थान वाला क्षेत्र भी क्लियर हो गया, जिले में पता चल गई। ठीक है, अच्छा इसी में मैं कुछ 3 शब्दों की बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास है कुछ मृदा में भूर, रेह या कालर और रोही, 3 शब्द हैं आपके लिए मृदा के लिए। सर इंग्लिश में बताइए बेटा, इंग्लिश में भी ये ऐसी नाम है। भूर क्या होता है, रेह और कालर क्या होता है, और रोही क्या होता है? ठीक है, ये भी कभी-कभी आ जाता है। तो भूर क्या होता है? भूर एक विशेष प्रकार का बांगर होता है, बांगर जिसकी सतह की मुलायम मृदा अपर्दित हो चुकी है। मुलायम मृदा। रे क्या होता है? रे भी एक तरह का बांगर है, सतह पर लवण की सफेद परत। और रोही क्या होता है? रोही क्या होता है? सीमित वर्षा के कारण, रोही को क्या ही लिखूं मैं? स्मॉल फर्टाइल स्ट्रेच लिखता हूं यार, स्मॉल फर्टाइल स्ट्रेच ऑफ सॉइल नियर सीजनल स्ट्रीम्स, मौसमी नदी क्षेत्र में उपजाऊ भूमि। सर गुरु जी कंटीली झाड़ी को भी होंगे और कैक्टस भी होंगे, बिल्कुल होंगे सर। यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क भी होगा, ठीक है, हो सकता है। ठीक है,
तो रोही बेटा कम उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता। अंतिम खरवाल जी अभी आपको रोही भी बताते हैं कि रोही कहां पर होगा। जब आप रोही समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोही क्या होता है। तो पहला तो भूर है। भूर क्या है? आपके पास यू हैव सॉइल, अच्छी थोड़ी सी मृदा है, लेकिन जो उसकी अच्छी मृदा थी वो इरोड हो गई। द टॉप सॉइल, टॉप सॉफ्ट सॉइल इरोडेड, हार्ड रॉक एक्सपोज्ड। ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी, वो हट गई और नीचे क्या रह गया? नीचे आ गया इस तरह का आपका ठोस चट्टानें आ गई। तो ये ऐसे होते हैं कि इन मैदानों में, हमारे जो मैदान है खासकर पंजाब के मैदान में, कुछ क्षेत्रों में भूर का निर्माण हो जाता है। भूर इस भूर वाला बैठ बैठ, तो ये अच्छा नहीं। उसके बाद रे और कलर। रे और कलर में कहां पर हो जाता है कि आपकी सतह पे नमक आ गए, सतह पर नमक आ गए। ठीक है, किसी ने कहा कंकड़ी मैदान, आप बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर कंकड़ी मैदान, यहाँ कंकड़ भी हो चुके हैं, कंकड़ी मैदान। क्यों? क्योंकि नीचे के हार्ड रॉक्स एक्सपोज हो गए। ठीक है, ऊपर के मुलायम चले गए और कंकड़ बाहर निकला है, कंकड़ बाहर निकला है। तो ये ठीक है। अब कलर क्या होता है? कलर यहाँ पर अति सिंचाई, एक्सेसिव इरिगेशन के क्षेत्रों में, फिर से मैं कहना चाहता हूँ पंजाब के मैदान में जहां पर अति सिंचाई होती है, वहां पर वाष्पीकरण से नमक सतह पर आ जाता है। तो वो जो नमक सतह पर आ जाता है उसको क्या कहते हैं? कलर या रे। तो जल्दी से बताइए, भूर और रे, कलर, ये क्षेत्र कृषि के लिए अच्छे हैं बुरे हैं? अंकित कह रहे राजस्थान में कुछ वर्ष बाद अमीर राज्य बन जाए क्योंकि रेत से बैटरी बना रहा है फ्रांस। बढ़िया यार, हम भी इंतजार करेंगे कुछ वर्षों का, है ना, क्योंकि रेत तो सिर्फ राजस्थान में, दुनिया में और तो कहीं है नहीं। तो ये हो गया भूर और रे। अब हम एक चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, रोही कहां पर? रोही का मैंने क्या संदर्भ लिया बच्चों? यहाँ पर जो हमने राजस्थान के मैदान लिए, कृषि के लिए अच्छे बुरे हैं? बुरे हैं। लेकिन इन ढालों पर ध्यान दीजिएगा। अगर मौसम में वर्षा हुई और एक छोटी सी नदी बह रही है, लूनी नदी बह रही है, तो जहां जहां लूनी बहेगी या ये जो नदियां बहेंगी, ये थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा फर्टाइल सॉइल बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? चाहे साल में 3 महीने के लिए बही, लेकिन 3 महीने के लिए बही तो यहाँ की मृदा को फर्टाइल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो ये जो छोटे छोटे ट्रैक होते हैं क्या कहलाते हैं? रोही। तो अगर राजस्थान के मैदान में कृषि करनी है तो कहां पर बेटर होगा? मरुस्थल में या रोही पर? मरुस्थल में या रोही पर? मरुस्थल में या रोही पर? वेयर इज इट बेटर? मैंने बोला ना, सीजनल स्ट्रीम्स के ट्रैक हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कृषि संभव है, तो रोही वो होता है। सभी लोगों को रोही, भूर, रे, कलर ये भी समझ में आ गए? कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। लूनी की सहायक नदी, बंदी, सुकरी, बहुत सारी नदियां हैं। आप उनको जो लिखना है लिख लीजिए। जब नदी पे काम करेंगे तब नदी की बात करेंगे। 2 मैदान हो चुके हैं, ये वाला डन, ये वाला डन। अब किसमें आती है? गंगा के मैदान। अब आते हैं गंगा के मैदान। इसे कहा गया अपर गंगा। इसे क्या कहा गया? अपर गंगा। इसको कहा गया ऊपरी गंगा। ठीक है, मध्य गंगा इसको कहा गया मध्य, और इस वाले हिस्से को निम्न गंगा कहा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है यहाँ की मृदा और यहाँ की मृदा, अगर मैं इनको एक्स, वाई और जेड कर दूं तो कहाँ की मृदा महीन होगी? जल्दी से बताइए। एक्स, वाई, जेड एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। सर भूर किस राज्य में होते हैं? बेटा फिर से बताया, ये भूर और रे ये कहां पर बनेंगे? ये बांगर में बनेंगे, अक्सर अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा हो। तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं? महीन मृदा होगी, महीन मृदा होगी। और यहां पर कैसी होगी? यहां पर कोर्स होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रेतीला, रेतीला, और यहां पर चिकनी मिट्टी, क्लेई होगी या नहीं होगी? ठीक है, अच्छा एक्स, वाई, जेड में मुझे बताइए सागर के स्तर पे कौन सा है? सागर के स्तर पे कौन सा है? वैसे तो मैदान है, वैसे तो मैदान ही है ना सारा का सारा, लेकिन अगर मैं एक्स, वाई, जेड में पूछूं आपसे सागर के स्तर पे कौन सा है, तो ये लगभग सागर स्तर पर है। डेल्टा है ना? क्या मैं कह सकता हूं ये ऊपरी है तो ये उठा हुआ है? इसकी अगर औसत ऊंचाई में देखूं तो 100 से 300 मीटर है भाई, औसत ऊंचाई। और इसको अगर मैं देखना शुरू करूं तो ये लेस देन 50 मीटर्स, बल्कि कुछ जगह पर तो डेल्टा में तो ये समुद्र के सतह पर ही आ जाता है। चलिए, आपको कैसे पता कि ये ऊंचा है और वो नीचा है? कौन बताएगा मुझे? ये मुझे कैसे पता कि वहां ऊंचा है? गंगा का जो मैदान है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बच्चों ये क्या हुआ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, कुछ हिस्सा, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कुछ मध्य प्रदेश को भी छू रहा है, मालवा पठार के आसपास आ जाता है। ये ऊंचा है, ये नीचा है, मुझे कैसे पता? ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मुझे कैसे पता? ढाल, ढाल कैसे पता चलेगी? नदियों से। सर नदी यहाँ बहकर आ रही है ना, नदी तो हमेशा ढाल पर ही बहेगी। तो सर जब हमारी नदी गंगा नदी इस तरह से आती है और गंगा की सहायक नदियां भी उसमें ऐसे जुड़ जाती हैं, तो क्या मुझे ढाल नहीं पता चल रही? तो यहाँ पर उठा हुआ है, इसलिए इसका नाम ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? ये उठा हुआ और ये रेतीला है। यहाँ पर क्या होता है? नदियों का काट बार बार होते होते यहाँ आते आते तक महीन हो जाता है, क्लेई हो जाता है। ठीक है, और ये किससे बने? ये जलोढ़ मैदान है। ये क्या है बच्चों? ये जलोढ़ मैदान है। क्लियर हो गया? अगर मुझे पूछना हो, अगर मुझे चयन करना हो कौन धान ज्यादा उगाएगा, कौन गेहूं ज्यादा उगाएगा, धान और गेहूं, एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड लिखिए। धान के आगे एक्स, वाई, जेड, गेहूं के आगे एक्स, वाई, जेड। तो धान जेड की तरफ ज्यादा होगा, बिल्कुल अच्छी बात। और गेहूं, अनाज एक्स की तरफ। गेहूं को कम पानी लगता है, 100 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा, 70 में भी हो जाएगा। धान को 150 लगने वाला। ठीक है, गेहूं ठंडे प्रदेश में ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या अक्षांशीय रूप से ऊपर है, ये क्या है अक्षांशीय रूप से नीचे। समझ में आया सभी लोग मेरे साथ? तो अब एक चीज पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से। अब अगर आप निश्चित रूप से आपने राजस्थान के लिए लिख लिया, आपने पंजाब के लिए भी लिख लिया, पंजाब के लिए आपने जो ये पंजाब बनाया, पंजाब बना दिया, हमारा पंजाब मिटा दिया, पंजाब शायद मिटा दिया, बनाया था पंजाब भी बन गया आपका, बिस्ट बारी ये भी हो गए। इसमें आपने रेह भी देख लिया, कलर भी देख लिया, भूल भी देख लिया। अब निश्चित रूप से आपका मन है कि सिर्फ गंगा पे भी
सब लिखवाया जाए। बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसा पूछता नहीं, पूछता क्या है, उसके लिए एक एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं एक्सरसाइज के लिए? अब इस एक्सरसाइज को नोट्स नहीं बनाने, मैं आपसे प्रश्न पूछता जाऊंगा, आप मुझे उत्तर देते जाइएगा, और इसमें एक बहुत गहरा हमारा कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो ये हमारे राजस्थान के मैदान हैं, और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हमारे मैदान। अभी मैं इसमें कहां से कहां आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं, पश्चिम से पूर्व आ रहा हूं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, कॉपी में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कॉपी में टेस्ट हो रहा है, और अगर आप चैट में दिखाना चाहते हैं तो आप ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो ऐसे, और घट रहा है तो ऐसे, चलेगा? है आपके पास थम्स अप, थम्स डाउन है, या फिर आप अप और डाउन भी लिख सकते हैं। अप और डाउन भी लिख सकते हैं। अपनी कॉपी में क्या करेंगे, तीर बनाएंगे आप, ठीक है। तो मैं पंजाब से पूर्व की तरफ आ रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा हूं। पहला मुझे बताइए, मृदा में रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व में आने में बढ़ेगी या घटेगी? अप या डाउन? रेत की मात्रा अप या डाउन? पश्चिम से पूर्व आ रहा हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा एक बार, ठीक है? जो जवाब दे सकते हो नहीं तो कॉपी में कर लीजिए। रेत की मात्रा कम, अच्छी बात है। और चिकनी मिट्टी की मात्रा, मिट्टी सही बढ़ जाएगी, चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताइए, वर्षा, वर्षा पश्चिम से पूर्व आता हूं, वर्षा कम होगी ज्यादा होगी, जल्दी बताइए। ऐसे चले आइए, राजस्थान से वर्षा क्या होती है सर? कम हो जाती है, वर्षा कम होगी। भूजल बताइए मुझे, भूजल पश्चिम से पूर्व आ रहा हूं, अरे समझदार छात्र हैं यहाँ पर, भूजल आ गया, बहुत अच्छी बात, भूजल भी आ गया। ठीक है, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन भी नहीं करते, पहले हम पारंपरिक चीजें करते हैं। अच्छा, उर्वरक, जो हमारी मृदा है कौन सी ज्यादा, प्राकृतिक रूप से कौन सी ज्यादा उर्वरकता है? सर उर्वरकता तो इधर आते हुए ज्यादा बेहतर मृदा है, ज्यादा बेहतर मृदा है यहाँ पर पूर्व में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे महीन मिट्टी। अच्छा, सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता, किसको सिंचाई कम चाहिए? सर पूर्व में कम चाहिए, पूर्व में सिंचाई कम चाहिए। मृदा में रेत हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, वर्षा हो गई, भूजल हो गई, उर्वरकता हो गई, ठीक है। तो अभाव किसके पास, कौन सा क्षेत्र अभाव का है? प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन किसके पास कम है, बेहतर मृदा किसके पास है? मृदा की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हाँ या ना? तो कितने लोगों को ये सारे उत्तर सही मिले? अगर सही मिले तो वहां लिख दीजिए, और अगर नहीं मिले तो आ लिख दीजिए। तो जैसे जैसे मैं पश्चिम से इधर आता हूं तो मृदा की मात्रा कम हो जाती है, चिकनी बढ़ जाती है, वर्षा कम हो जाती है, भूजल भी यहाँ पे ईस्ट में कम हो जाता है, यहाँ सिंचाई भी चाहिए, उर्वरकता क्या है, पूर्व में बढ़ती जाती है, सिंचाई की आवश्यकता यहाँ कम चाहिए, मृदा की गुणवत्ता भी बढ़ती जाती है। मान लिख दीजिए अगर आपके सही है तो, सही तो सही है, क्लियर है? मोटा मोटा कुछ नहीं कहा सर, मेरे 4 में 7 आए, 7 में 4 आए, बट आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज करना चाहता हूँ। अब मेरे दूसरे प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक कृषि। और जो लोग मुझे इंग्लिश में सुन रहे हैं, आर यू ओके विद दिस इज सैंड कंटेंट, दिस इज क्ले कंटेंट, दिस इज रेन, वो समझ रहे हैं? वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग, बढ़ेगी या घटेगी? कमर्शियल फार्मिंग बढ़ेगी या घटेगी? घट गई, ठीक है। कृषि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? फार्म साइज, खेत का आकार, खेत का आकार, ये भी छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एमएसपी पर खरीद बढ़ गई, कम होगी? कम होती जा रही है। ट्यूबवेल कम होता जा रहा है। किसान की आय कम होता जा रहा है। भूजल दोहन ये भी कम होता जा रहा है। मृदा का लवणीकरण, सॉइल सैलिनाइजेशन, ये भी कम होता जा रहा है। इतने लोगों को ये देखकर ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई बच्चों। सर रेन कैसे कम होगा? सर ये मैंने रेन यहाँ पर लिखा भाई, रेन यहाँ पर, या मेरी गलती है? जैसे जैसे यहाँ जा रहे हैं वर्षा बढ़ती जा रही है, भूजल, भूजल भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा भाई, भूजल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पानी भी ज्यादा है, मेरा मिस्टेक, मैंने इसको क्लियर कर दिया। पानी भी ज्यादा है यहाँ पर, रेन, ग्राउंड वाटर भी पूर्व में ज्यादा है, फर्टिलिटी भी ज्यादा है, इरिगेशन की भी जरूरत कम है। लेकिन भाई कमर्शियल कृषि पश्चिम में हो रही है, कृषि उत्पादकता भी, फार्म साइज भी, सभी कुछ तो पश्चिम में। आप हैरानी देखिए, प्रकृति हमें क्या देती है? प्रकृति हमें कुछ भी देती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ भी दिया हो, हरित क्रांति कहाँ हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, समझ रहे? अगर मैं आपसे पूछूं ट्यूबवेल की डेंसिटी वेस्ट में ज्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि कौन कर रहा है? खेती भी है, ग्रेन भी है, और साथ ही साथ में हमारे पास वो भी है, क्या कहते हैं, मवेशी भी है, वेस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पंजाब हरियाणा चले जाओ, पंजाब हरियाणा चले जाओ, जब आप जाते हैं तो जब आप पहुंचते हैं तो पंजाब हरियाणा में आपकी वेलकम ड्रिंक क्या होती है? वेलकम ड्रिंक मतलब पहुंचे तो आपके उसमें आने पर खुशी में आपको क्या ऑफर किया जाता है? कुछ दूध से बना हुआ लस्सी मिलेगी, मिलेगा, दही लस्सी। लेकिन आप चले जाइए पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ क्या हो जाएगा? पानी का शरबत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने आप सोचिए, बदलता चला जाता है। यहाँ मवेशी ज्यादा है, मवेशी ज्यादा है, दूध, दही, लस्सी, छाछ यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और नीचे जाओगे तो नीचे तो दक्षिण में रसम मिलेगा, दूध यहीं पर मिलेगा। ये क्या दिखाता है?
कि भले ही भूगोल विषम है, यहाँ का भूगोल, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, बट मैन इफ ही और शी वांट्स, वो बदल सकता है। कल भी मैंने आपको बोला रिफ्यूजी भी आया यहाँ पर, मैंने आपको बोला तराई, तराई को रिक्लेम कर लिया भाई, तराई को रिक्लेम कर लिया। फिर से बता रहा हूँ, वो जो यहाँ पर लिखा मेरा नाम चंपक है, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए फेंकने के लिए थे, मैं रोज जुआ खेलता हूँ, मेरा नाम चंपक है, आप कौन मास्टर हुए? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सब बदल दिया। ये वो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बदलने का इंतजार कर रहे हैं, जो सरकारों की तरफ देख रहे हैं, अधिकारियों की तरफ देख रहे हैं कि हमें बदल दो। जहाँ पे केजीएस से क्रांति कर लिया कि भाई कम नाम में भी करेंगे, लेकिन क्या करनी है अभी? बगैती करनी है। वहां पर पानी खूब है, नदियों की अंबार, यहाँ पे ट्यूबवेल इतना गाढ़ा कि पानी नहीं आ रहा और पानी में लवण आने लगा है। यहाँ तो समस्या पैदा हो गई भाई, भूजल का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, मृदा का लवणीकरण हो रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। चीज सोचिए, जहां हम होते हैं चीजें बदलती है, चीजें बदलती है। तो आप चाहें तो अपने नसीब को कोस सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि परिस्थितियां, हमारी पर्यावरण, हमारे आसपास का पर्यावरण प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये बहाना पे चल रहा है। ये क्या कह रहा है? साडा हक कहते रख। चल कहां पे चलना? अभी करते हैं काम। आईएएस की तैयारी करनी है। सर एनसीईआरटी पढ़ूं या आपकी किताब पढ़ूं? अरे दोनों पढ़ दे यार, क्या दिक्कत है? 2 ग्लास लस्सी वाली पी के पढ़ दे, क्या टेंशन है? घबराया हुआ, डरा हुआ है। सर वो वाला नहीं लिखा है। अब बताइए, इसी पे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चों को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? अगर इकोनॉमिक्स आधारित एक क्षेत्रीय क्वेश्चन आया तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पश्चिम में जो मैदान है और पूर्व में जो मैदान है उसका फर्क पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? अभी भी किसमें बटे हुए? सर मैं तो इस जाति का हूं, इस वर्ण का हूं, यहाँ जातिवादी चल रही है, अभी तक चल रही है। क्यों बने हुए? क्यों बने हुए? सरकार ने मौका दिया आपको, सब जगह मौका दिया, तो उस मौके का लाभ उठाएगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पर विचार पैदा करना, विचारों को उद्वेलित करना, समझिए आपका भाग्य आपके हाथ में है। किसी ने कहा सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, सुनिए ये जो गाड़ रहा हूं ना बात आपके अंदर, ये विचार है मेंस पास करने के काम आएगा। अभी जो बच्चे साक्षात्कार देने जा रहे हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। वो जो बिटिया ने लिखा सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, वो बिटिया पता है एसएससी के लिए रटने बैठी है। ये सारी चीज जो मैंने पढ़ाई ना, ये 2 पेज में खत्म हो सकती थी आधे घंटे में, लेकिन पूरे के पूरे मैदानों में हम सब रहते हैं। ये विचार आपके अंदर उद्वेलित होना, आप सोचिए सारे के सारे आप ही ने सही उत्तर करे। आपने सचिन सर की भी गलतियों को बता दिया, सर ये वर्षा भूजल आपने किया, ये आप ही लोग हैं जो सो रहे थे। ये कब होता है? ये वो शिक्षक है जो आपके अंदर धैर्य से लगा हुआ है और निकाल देगा बाहर। ये वो नहीं है जो चूर्ण की तरह से भरने आ गया है यूट्यूब पर और जो है सारी की सारी बातें आपको लिखित में, ये लो बेटा पीपीटी आएगा आपके पास, आप मेरे साथ कोर्स में लग जाओ पीपीटी। ऐसा नहीं सोच के केजीएस आया है। केजीएस आया है कि एक आंदोलन लाना है, ये सोते हुए शेर को जगाना है। और आपको एक बात बताऊं, पंजाब हरियाणा एमएसपी पे बहुत ज्यादा खरीद भी करवाता है, सब कुछ आता है। देश की खाद्य सुरक्षा, जो देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, वो किसने पार करवा दिया? पंजाब हरियाणा ने। एक बार तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं, पंजाब और हरियाणा में खेती बंद करवा देते हैं। इनको बोलते भैया तुम खेती बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ पे भूजल का दोहन हो रहा है, तुम्हारी सतह पे रेत और कालर बनता जा रहा है, तुम तो इतना ज्यादा पर्यावरण में समस्या देख रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम खेती बंद कर दो। देश का खाद्यान्न अब बिहार और बंगाल बनाएगा। बताइए ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या ये रिस्क लेने लायक है या नहीं है? सोच के बताइए, बताइएगा हाँ या ना में, हाँ या ना में। बहुत क्लियर सोच के अपने विचार के साथ। मैं उन लट्टुओं के साथ नहीं हूं जो टट्टू टाइप लट्टू सारे मास्टर जल्दी से लिखवा दो, मुझे तो पता है अगला बिंदु भी क्या है। मैं तो आपकी क्लास ऐसे देखा, वो तो यूट्यूब पे मेरे मास्टर नहीं, मैं वहां पर क्या हूं। क्या ये रिस्क लेना चाहिए? पंजाब हरियाणा को बोले तुम बंद करो खेती, अब बिहार करवाएगा। किसी ने लिखा असंभव है, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं सर अगर वहां से नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? बंगाल और बिहार क्या हमारे देश के लिए खाद्यान्न इतना नहीं बन सकता? तो समस्या है सर। अच्छा सर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब अगर ये ना हो तो सर देश की खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर ये तो लैंड का साइज भी कम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुकिए सभी लोग रुक जाइए। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मुझे सुन के किसी ने कहा सर भूखा मर जाएगा। एक शोध हुआ, एक रिसर्च हुई, जिसमें बिहार की मृदा देखी, बिहार का पानी देखा, बिहार की आबादी देखी, बिहार में कृषि की संभावनाएं देखी। बताओ उस रिसर्च ने क्या बताया? बिहार अगर अपनी कृषि बेहतर कर ले, बिहार के पास उद्योग की बहुत संभावना नहीं, बट अगर बिहार अपनी कृषि सुचारू कर ले तो बिहार का पेट भर सकता है, वो पूरे के पूरे भारत का पेट भर सकता है, वो पूरे के पूरे दक्षिण एशिया का पेट भर सकता है, अकेला बिहार। समझ में आया कितना सो रहे हैं, कितना हम नोट्स लिख रहे हैं? मास्टर जी थोड़ा तेज करवाइए। तेज नहीं करवा रहा हूँ, ये बात इंटरव्यू में भी आएगी। क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर वो ना नोट्स लिख के थे सर, इसलिए बनना चाहती हूँ। बिटिया ऐसे डुबो दोगी ना तो मेरा भी बेटा है, मैं उसके भविष्य के लिए सोचता हूँ। ऐसी बिटिया नहीं होगी जो नोट्स छाप के पहुंच रही बस। यही तो किया गया हमारे स्कूलों में। आपको नहीं लगता कि बिहार सो रहा है? आपको नहीं लगता कि सो रहा है? आपको नहीं लगता कि पंजाब हरियाणा यूपी बहुत जाग लिए? अब इनको कहा जाए सुनो पंजाब हरियाणा यूपी, भाई तुम लोग बड़े किसान हो, तुम लोग कहाँ एमएसपी के लिए लड़ रहे हो? तुम जाओ खाद्य प्रसंस्करण में, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। बोलो पंजाब हरियाणा आप तो रास्ता दिखाते हो, आपने तो पहला कदम कृषि का लिया, अब ये भार हम संभाल लेंगे, पश्चिम बंगाल बिहार संभाल लेगा, चिंता मत करो। तुम हमारे एक नेक्स्ट स्टेप लेकर दिखाओ, तुम्हारे पास पैसा है, खाद्य प्रसंस्करण। दुनिया पे छा जाएंगे हमारे खाद्यान्नों को, अगर आप चीजों को बदल के देखते। ये पंजाब हरियाणा कर सकता है। पंजाब हरियाणा को पूरा पंजाब बनने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ बदल सकता है। लेकिन कौन देख रहा है? सर नोट्स थोड़ा तेज लिखवाएंगे सर, वो लास्ट वाले के लिए लिखवाएंगे। अब एक बात बताइए, किसी ने कहा था कि सर ये क्या डेल्टा के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है? कितने लोगों को समझ में आया डेल्टा में वर्षा ज्यादा होगी? डेल्टा में वर्षा भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? डेल्टा में वर्षा भी ज्यादा होने वाली है, डेल्टा में उर्वरकता भी ज्यादा है, डेल्टा में बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है। अगर मैंने आपकी सोच की नल को खोल दिया तो इतना बहेगा, रुकेगा नहीं। और यूपीएससी पास करने के लिए वो चाहिए भाई, एसएससी के लिए नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ। बाकी आपके अंदर आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि मेरे देश में बिहार, पश्चिम बंगाल को जाग जाना चाहिए, और इसमें मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इंक्लूड कर रहा हूँ। जो मजे से जुबान केसरी करके बैठे हो ना, ऐसा बहुत मजा आ रहा है, हम तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तुम हो ईस्टर्न यूपी, आप पूरा आ जाइए बैटिंग पर। अब आपकी जरूरत है, 12 शतक आप लगाओगे, ये तो धोनी हो गए, ये तो आगे भेज दो इनको। अब इनको एमएसपी के लिए लड़ने की जगह इनको एक नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट डील देनी चाहिए। सरकार को भी प्रोग्रेसिव, भाई जिसकी जितनी क्षमता उसके साथ दो या ना दो, लेकिन बाकी आपकी श्रद्धा है, बाकी आप सोच लें। अगला हम प्रश्न कहां पर जा रहे हैं? अगले हम जा रहे हैं तटीय मैदान। हाँ एक मैदान रहेगा ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र आता है और यहाँ पर है बच्चों हिमालय, और यहाँ पर है मेघालय का पठार। तो ये जो मैदान है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है, ये बहुत ही सीमित मैदान है। अब इसमें ये बहुत सीमित क्षेत्र है।
अभी आपको समझ में आ जाएगा। हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ क्यों आती है? अरे ब्रह्मपुत्र में इतना पानी आता है, लेकिन बहने के लिए नाली बहुत सीमित है, ऊपर पहाड़ नीचे पठार, तो हर साल क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। सर इसमें खादर होगा, बंगाल होगा, भाई सब डूब जाता है, सब कुछ डूब जाता है, पूरा असम डूब जाता है, असम डूब जाता है, लोग बेचारे तैर रहे हैं, तैरते तैरते बाजू में देखता है कि वो काजीरंगा से गैंडा भी तैरता निकलता है, फिर वो गैंडे को देखता है, आपको देखता है, भाई पिछली बार भी देखा था, हाँ पिछली बार भी चल देखते कहां तक जाता है, बह के जा रहा है बेचारा, वो बह के जा रहा है। तो ये कारण है वहां पे बाढ़ है, ये एक सीमित क्षेत्र है, यहाँ फैलाव एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी लिमिटेड एरिया थ्रू व्हिच द रिवर इज फ्लोइंग। ठीक है, अब उसमें हमने क्या कहा, सुनो भाई बांग्लादेश से तो नहीं, अपने पर्चे दिखा दो। पर्चे तो पिछली बार बाढ़ में बह गए, वो तो बाढ़ में गहना पर्चा पूरा भर गया था, लेकिन पर्चा नहीं दिखाया तो बाढ़ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं समस्या क्या है? यहाँ इतने जनजातीय लोग रहते हैं, बेचारों ने अपनी लिखा पढ़ी करी भी नहीं है, इनके साथ जो मर्जी अल्लाह समझ में आया? तो हर साल स्वीटी सिंह कह रही है सर आज मेरी पहली क्लास, बताओ बच्चे इसी घोषणा में खुश हो जाते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं हर साल वो गहना बेकार है, गहने ने अपना सींग भी देखा, सींग कैसा लग रहा है इस बार, पिछली बार कटवा दिया, सरकार ने कहा सींग कटवा दो, सींग रखेंगे तो पोचा आ जाता। आपको पता है भारत सरकार ने एक वो निकाला कि सींग ही कटवा दीजिए ना, सींग रहेगा ना गहने का शिकार होगा। ठीक है, तो ये मजे से ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सीमित मैदान है, नदी तो नदी गहरा कर सकते हैं, हाँ सही बात है, नदी को गहरा कर सकते हैं, कहाँ जाइएगा, किस कैसे गहरा करोगे, ये तो चुनौती है, ये आपको सिखाऊंगा गहरा करना जब आपको ट्रांसपोर्ट सिखाऊं, इसको कहते हैं ड्रेजिंग, ड्रेजिंग। ठीक है सर, ब्रह्मपुत्र पर डैम बना बेटा, वो एक बांध बना है 16-17 साल, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्र पहले तो सीमित फैलाव है इसका। दूसरी बात, बहुत ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है, वर्षा जो इसकी वार्षिक वर्षा है बच्चों, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर, सोचो राजस्थान में 15 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, ये मरेगा। नदियां बहुत सारी नदियां हैं, वो लेकर आएंगी, दो हो गई, वर्षा भी बहुत सारी आ गई, वर्षा भी बहुत सारी आ गई, उसके बाद आपने कहा इसमें जो है क्या कर दीजिए, डैम बना दीजिए। तो ये क्या है, टेक्टोनिकली अनस्टेबल भी है, टेक्टोनिकली अनस्टेबल भी। तो सुंदरबन का टाइगर भी स्विमिंग कर लेता है, हाँ मुझे पता है यश जी, ये कोचिंग्स ने बताया, कोचिंग के नोट्स में बताया है कि सुंदरबन का टाइगर विशेष होता है, तैर लेता है। आपके अंदर एकदम से आवाज आएगी यूट्यूब, अब ये भी बता देता हूँ बेटा, यहाँ तो सुंदरबन आएगा नहीं, तो पश्चिम बंगाल है नहीं, आसाम की बात हो रही, आसाम की बात। आपको पता है कोचिंग कितना ज्यादा हमारे साथ वो कर सकती है कि भाई जो भी रहते हैं वो एकदम तोता एकदम से और सुंदरबन का भी तो तैरता है। अरे सुनो, काजीरंगा वाला तो मैं मजाक में बोल रहा था, तुम सोच रहे हो काजीरंगा के गैंडे तैर रहे होते हैं, वो बेचारे बाढ़ में डूब रहे होते हैं। एक ने कहा सर, मेरे मास्टर जी ने बताया था सर, वो तो जो है तैर भी सकता है, तो कैमल भी स्विम कर सकते हैं। एक और है अमित शर्मा, तो आपने केजरी नाम के जो कैमल, यूपीएससी ने सवाल पूछा था ना, कौन से ऊंट तैर सकते हैं, सब बता देंगे कौन क्या तैर सकता है। क्लियर, फिर से बता रहा हूँ, प्रकृति ने मुश्किल किया हुआ यहाँ पर, कौन लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रकृति के परे निकल सके। तो पूर्वोत्तर में विकास की बहुत संभावना है, लेकिन प्रकृति अभी वहां पर ऐसी है कि वहां अभी हमारे वनावरण और वन्य जीव ज्यादा उनके लिए क्षेत्र है, उसके लिए जो मानव की बात होती है तो वो अभी ट्राइबल ज्यादा है, इसलिए विकास का कई बार आता है। पिछड़ेपन के कारण बताइए, समस्याएं बताइए, तो पिछड़ेपन के कारण भी आप इस डिस्कशन से सोच सकते हैं, आशा आपका विचार बड़ा होगा। ठीक है, तटीय मैदान 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। तटीय मैदान जो बेटिया चाह रही है कि सर जल्दी से खत्म करवा दीजिए, बेटिया सॉरी, 6100 किलोमीटर की तटरेखा, 6100 किलोमीटर की तटरेखा के साथ साथ लगभग पश्चिम व पूर्वी क्षेत्र में मैदानी भाग क्या कहलाते हैं, भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। ये है कन्याकुमारी। यहां से इन 6 राज्यों में विस्तृत है हमारा तट के आसपास का मैदान। इसे क्या कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो तटीय मैदान है, ये वेस्टर्न घाट नहीं है, ये वेस्टर्न घाट नहीं है। ठीक है, ये कन्याकुमारी से यहां गंगा का डेल्टा आ गया, डेल्टा है गंगा का, ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, पूर्वी मैदान, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 3 हो गए, चौथा आंध्र प्रदेश आ गया और चौथा तमिलनाडु, 4 राज्य आपके यहाँ। ठीक है, ये वाले तटीय मैदान आप पाएंगे कि ये थोड़े चौड़े होते हैं, ये चौड़े होते हैं, चित्र से ही दिखा देना चाहता हूं। और यहां पर है पर्वत, एक कगार के रूप में, दीवार के रूप में, ये है हमारे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, और यहां पर हमारे पास खंडित क्या है, ये पूर्वी घाट। ये खंडित क्यों है, क्योंकि यहां पर नदियां बहकर आती हैं। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी घाट चट्टानें हैं, इन चट्टानों से तट की तरफ जो मैदान आते हैं ये तटीय मैदान है। ये बने कैसे, फॉर्मेशन, तो ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है जो मैंने लिख दिया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया, चित्र बना दिया, तो इसमें भाषा दिक्कत नहीं होती। इनका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, पहला तो है डिपोजिशन, निक्षेपण, कौन करता है, नदी व सागर लहर, वेव्स और रिवर्स। क्लियर हो गया। और दूसरा है जलखंड का निमज्जन या उत्थान, द इमर्जेंस और सबमर्जेंस ऑफ लैंड। ठीक है, तो
दो तरह से होता है, एक तो नदियों के डिपोजिशन से। तो आप देख रहे हैं नदियां आती हैं, नदियां अपने अवसाद लेकर आएंगी तो डिपोजिशन हो गया। उसी तरह से तट की भी लहरें आएंगी, लहरें आकर मारेंगी तो लहरें भी अपना जमाव करेंगी, तो लहरें भी करती हैं, दो कारण। लेकिन कुछ कुछ एरियाज में क्या होता है, सी का जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन नीचे धंस जाती है। जब धंसती है नीचे तो वहां पर वो पानी में डूब जाएगी। तो ये वाला जो कोस्ट है, पश्चिमी कोस्ट, ये सबमर्जेंस से बना है। किससे बना है? निमज्जन से बना है। और ये जो कोस्ट है, ये किससे बना है? यहाँ पर इमरजेंस ज्यादा हुई है, उत्थान ज्यादा हुआ है। यहाँ पर अधिक निक्षेपण हुआ है, मोर डिपोजिशन। यहाँ पर कम निक्षेपण हुआ है, लेस डिपॉजिट। सभी को समझ में आया कैसे कैसे बने? ठीक है, बस सिर्फ नाम करने के लिए सिर्फ 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास केवल 10 मिनट एक्स्ट्रा कर रहा हूं ताकि हम इनका नामकरण कर दें और ये हमारे उसमें मदद करने वाले आगे जो हम कल की क्लास करेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है 6 राज्य कहां से कहां तक हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये गुजरात से तमिलनाडु तक है। गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर केरला और फिर तमिलनाडु। 6 राज्य आने वाले हैं। सर सबमर्जेंस एक बार फिर बता दीजिएगा। मानस कह रहे हैं, मानस सबमर्जेंस फिर से बताऊंगा जब हम पठार की बात करें, पूरी प्रक्रिया बता दूंगा। अभी मैंने समझाया नहीं है, ये सिर्फ लिखने के लिए। एक कोस्ट धंसने से बना है, एक कोस्ट उभरने से बना है, इतना आप कर लीजिए। ठीक है सर, निमज्जन और उत्थान, सब फिर से हिंदी में निमज्जन और उत्थान। निमज्जन मतलब वो हिस्सा धंस गया नीचे, ये हिस्सा धंस गया, कैसे धंस गया प्रक्रिया बाद में समझाऊंगा। और ये हिस्सा उठ के आ गया, उत्थान। ठीक है, तो सभी लोग इस वाले हिस्से को ए को कहा जाता है गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्टल प्लेन। ये क्या हो गया? गुजरात कोस्टल प्लेन। ठीक है, दूसरा जो है ये यहां से शुरू होता है